हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। डेरी के लिए मैफी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। नियति और प्रखर की फाइट कॉन्सर्ट और बालकनी का डोर धीरे से खुला। एक इंसान पूरे ब्लैक कपड़े में खुद को कवर करके अंदर आया और नियति की बेड के पास चला गया। उस इंसान ने सांप गहरी नजरों से नियति को देखा और उसे बेड पर बैठ गया। उसकी डार्क ब्राउन आंखें नियति को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। उसने अपने हाथ से ग्लोब को निकाला और अपनी उंगलियों को नियति की माथे से लेकर गाल तक फिराने लगा। वो नियति की गर्दन तक धीरे धीरे सहला रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से नियति की होंठ को छूने लगा और सहलाने लगा। अब आगे नियति, जो नींद में भी अलर्ट रहती थी, उसकी नींद टूट गई। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे छू रहा है, उसने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसकी ब्लू गहरी आंखें दो डार्क ब्राउन आंखों से जा मिली, जो उसे बड़ी इंटेंस नजरों से देख रहा था। उस इंसान के मुंह पर एक ब्लैक मास्क था। उसकी उंगलियां नियति की होंठों को अभी भी छू रहे थे, जैसे उसे नियति की उठने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। नियति ने एक स्विफ्ट टर्न किया और उस आदमी की हाथ को झटके में मोड़ दिया, पर इससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी होंठों पर टेडी स्माइल आ गई, पर मास्क की वजह से पता ही नहीं चला। उसने भी एक लेफ्ट स्विफ्ट मूव किया और नियति की हाथ से अपनी हाथ को छुड़ा दिया। ये देखकर नियति थोड़ा हैरान थी, इतना फास्ट कोई कैसे हो सकता है। उसके सिवा उसने आज तक किसी को इतनी फास्ट मूव करते हुए नहीं देखा था। नियति बेड से नीचे उतर गई और उस आदमी को एक तेज किक किया। वो आदमी भी बहुत फास्ट था। वो इतनी तेजी से घुमा कि जैसे कोई भूत हो। नियति की पैर सिर्फ उस आदमी के लहराते हुए काले कोट पर लगा। नियति को हैरानी हो रही थी, ये इंसान तो उससे भी फास्ट मूव कर रहा है। अब तो नियति को ये आदमी अपनी कंपटीशन लग रहा था। ईशानी ने उसकी नेक पर वार किया, पर उस आदमी ने अपने हाथ से रोक दिया। दोनों फाइट करने लग गए। जैसे जैसे दोनों रूम में फाइट कर रहे थे, नियति की आंखें छोटी होती जा रही थी। ये आदमी कौन है जो उसके रूम में घुस आया और इतना फास्ट, उससे भी फास्ट? तुम कौन हो, अपना चेहरा दिखाओ, नियति कोल्ड आवाज में बोली। उसे ये आंखें जानी पहचानी लग रही थी, पर वो कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि ये कौन है। वहीं उस आदमी की डार्क ब्राउन आंखों में भी थोड़ा हैरानी दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने झटके से नियति को अपने पास खींचा और गहरी आवाज में बोला, अगर मेरा चेहरा देखना है तो कुछ दिन इंतजार करो स्वीट हार्ट। उसने नियति की होंठों पर किस किया। अब तक दोनों फाइट करते करते बालकनी की तरफ आ गए थे। नियति को अब ये खुशबू, ये छुअन आवाज थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, पर तभी उसे अपनी हालत का ख्याल आया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। हाउ डेयर यू किस मी, नियति गुस्से से गुर्राए और कोहनी से उस आदमी की चेस्ट पर वार किया। वो आदमी थोड़ा पीछे हट गया और आपने मास्क के ऊपर से आपने होंठों पर हाथ फेरते हुए बोला, बहुत जल्द मेरे पास आने के लिए तैयार रहो। तुम बहुत टेस्टी हो, ये मास्क रुकावट बन रहा। बहुत जल्द तुम्हारी होंठों मेरे होंठों में कैद हो जाएंगे। इतना कहकर वो बालकनी से कूद गया। नियति गुस्से से खुद भी उसे मारने के लिए कूदने वाली थी। तभी उसने देखा वो आदमी डायरेक्ट नीचे कूदा, पर उसे खरोच भी नहीं आया था। वो इतनी तेजी से वॉल की तरफ गया कि उसे देखना लगभग नामुमकिन हो गया। वो किसी हवा की झोंके की तरह था। नियति रुक गई, उसकी आंखों में कोल्ड चमक आ गई। आज तक उसने इतनी फास्ट मूव करते हुए किसी को नहीं देखा था। वो खुद भी शायद इतनी तेजी से नहीं भाग सकती थी। वो थोड़ी देर सोचते हुए अंदर आ गई। तभी उसे बेड पर पड़ा एक ब्लैक ग्लोव नजर आया। उस ग्लोब को देखकर नियति ने उसे हाथों में ले लिए और बोली, तुम जो कोई भी हो, मुझे छूकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। उसने अपनी मुठिया भींच लिया और अपनी होंठों को छुआ। उस आदमी ने मास्क से ही उसकी होंठों को चूम लिया था। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा फील हुआ था। नियति को अब नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर बैठ गई और अपने लैपटॉप से सीसीटीवी फुटेज देखने लगी, पर फिर भी उसे कोई क्लू नहीं मिला। पर बालकनी में वो इंसान डायरेक्ट ऊपर कूद कर आया था, किसी सपोर्ट से नहीं। ये देखकर नियति थोड़ा हैरान थी। कोई इंसान ऊपर से नीचे तो कूद सकता है, पर नीचे ने 4th फ्लोर के ऊपर कैसे कूद सकता है, जब तक कि उसके पास पंख ना हो। और इंसान के पास पंख है, ये सोचना भी कितना मजाकिया है। वहीं नीचे एक इंसान कार में बैठा हुआ था। उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया तो उसका चेहरा नजर आया, जो कोई और नहीं प्रखर था। बनी, मेरी बनी, अब मैं श्योर हूं कि तुम्हें भी हमारी पिछली जिंदगी की सब कुछ याद है। फिर मेरी बनी मुझसे दूर क्यों भाग रही है? उसकी डार्क ब्राउन आंखें इस वक्त सुनहरी चमक बिखेर रही थी। बस कुछ दिन और बनी, उसके बाद में सबको उनकी औकात दिखाऊंगा। जिन सब ने हमें अलग किया था, उन सबको सामने लाऊंगा। सब एक एक करके मरेंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा।
हमारे बच्चे के लिए उन सबको मरना होगा जिनकी वजह से हम चारों जलकर मर गए। उन्हें भी जलकर मरना होगा। प्रखर की आंखों का सुनहरा रंग और भी गहरा हो रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ तो वो होश में आया। उसकी आंखों का सुनहरा रंग बदलकर फिर से नॉर्मल हो गया। उसने कार स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। सुबह का वक्त, शेखावत विला। नियति जल्दी उठ गई थी और अपना काम कर रही थी। उसे कल रात की बातें अभी भी याद थी। वो वहां से नीचे चली गई। नीचे सब बैठे हुए थे। विपुल जी और शिखा जी की आंखें रोने की वजह से थोड़ी सूज गई थी। तभी सबकी नजर नियति पर पड़ी को ऊपर से आ रही थी। आज भी उसने ब्लैक आउटफिट ही पहना हुआ था। जब से वो आई थी किसी ने भी उससे ब्लैक और ग्रे के सिवा किसी भी कॉलम में नहीं देखा था। डे से उसकी जिंदगी में किसी और रंग के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसे ही थी, कपड़े भी जो उसे सूट करती थी। नियति आकर दादाजी और दादी माँ के पास बैठ गई। अर्जित अमृत की कान में धीरे से बोला, भाई ये नियति की कोई और कॉलर फेवरेट नहीं है क्या? हर दिन बस ब्लैक और ग्रे कपड़े पहनकर वो थक नहीं जाती है क्या? अमृत ने सिर हिला दिया, जो उसे पसंद है वही पहन रही है। अर्जित धीरे से बोला, पर भाई क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ा बोरिंग है? अमृत ने उसे घूर कर देखा और बोला, इससे तुम्हें क्या, तुम क्यों उसकी मैटर में घुस रहे हो? क्या तुम उसकी वार्निंग को भूल गए? उसने तुमसे मना किया था ना उसके बारे में कुछ बोलने को। अर्जित चुप हो गया। वहीं विपुल जी नियति को निराश होकर देख रहे थे। अपनी बच्ची को देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोले। उन्होंने जो किया था इसके लिए माफी मांगने का अब कोई फायदा नहीं था। वो अपनी बच्ची को उसकी बचपन लौटा नहीं सकते थे जो उससे उन लोगों छीन लिया था। वो उसकी खुशियों को, उसकी मासूमियत को लौटा नहीं सकते जो उन सब की वजह से छीन गई थी। तभी रूही जो गुस्से और नफरत से नियति को घूर रही थी, उससे रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी। उसे सच में जिस तरह उसके डैड और मोम नियति को देख रहे थे उससे बहुत जलन हो रही थी। नियति, कल मोम डैड की एनिवर्सरी है। तुम भी तो इस साल रहोगी, तो क्या तुमने सोचा है कि तुम मोम डैड को क्या गिफ्ट दोगी? उसकी ऐसी बातें सुनकर नियाई की भौहें सिकुड़ गई। ये लड़की क्या सबके सामने फिर से चाल चल रही है? ये किस पर चाल चलने की कोशिश कर रही है? वो तिरछी स्माइल करते हुए बोली, मिस रूही, तुम्हारे मोम डैड की एनिवर्सरी है तो मुझे क्यों उन्हें गिफ्ट देना चाहिए? तुम हो ना अपनी मोम डैड को गिफ्ट देने के लिए। क्या तुम चाहती हो मैं उन्हें उनकी एनिवर्सरी पर उनके लिए बनाए कब्र को खोद कर गिफ्ट करूं? उसकी बात सुनकर सब सदमे में थे। विपुल जी और शिखा जी की आंखों में आंसू आ गए। नियति, तुम ये मोम डैड के बारे में कैसे बात कर रही हो? रूही थोड़े गुस्से से बोली। वो तो ये चाहती थी कि सबसे कहे कि उसने मोम डैड के लिए अपनी हाथ से पेंटिंग बनाया है। पर नियति इस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है, इसलिए उसने मोम डैड के लिए कुछ नहीं किया। वो दादाजी और दादी माँ को बताना चाहती थी, नियति नहीं वो उनकी पोती है, ताकि दादाजी और दादी माँ के दिल में नियति के लिए प्यार कम हो जाए। तभी विपुल जी गुस्से से बोले, रूही, नियति तुम्हारी छोटी बहन है, उसे गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? क्या कभी तुम लोगों ने या हमने उससे गिफ्ट एक्सेप्ट किया था? तो फिर ये बात कहाँ से आ गई? और नियति अगर नहीं चाहती कि तुम उससे बात करो तो तुम्हारी चुप रहना ही बेहतर है। आपने डैड की बात सुनकर रूही हैरान थी। अमृत, अर्जित और नेहा भी हैरान थे, क्योंकि आज तक कभी भी विपुल जी ने रूही से इतनी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। डांटना तो दूर की बात है, रूही की आंखों में आंसू आ गए। डैड में तो बस नियति से पूछ रही थी, रूही कुछ और कहती। विपुल जी थोड़े गुस्से में बोले, बस रूही, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिसे हर बात बार बार समझानी पड़े। नियति की होंठों पर एक जहरीली स्माइल थी। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ क्या डायरी को पढ़कर? वैसे अच्छी बात है, एक एक करके सारे रिश्ते टूटेंगे, इतना सोचकर नियति मन ही मन हंस रही थी। तभी जय वहां पर भागते हुए आया और नियति के पास बैठ गया। वहीं बाकी सब जो रूही के लिए बोलने वाले थे, जय की चिल्लाने से वो चुप हो गए। जय चिल्लाते हुए बोला, लिटिल सिस्टर, तुम्हें पता है निक का कॉन्सर्ट पहली बार इंडिया में होने वाला है। उसका बैंड मुझे बहुत पसंद है, उनका हर एक मेंबर एक्सीलेंट है। उसकी बात सुनकर नियति ने सिर हिला दिया। उसकी आंखें घूम गई। उसे कैसे पता नहीं होता, वो ये सब उसके लिए ही तो कर रहे हैं। क्या बकवास है, ये लोग इतने बड़े शो ऑफ कर रहे हैं सिर्फ उसे बुलाने के लिए। तभी जय बोला, मैं हम दोनों के लिए टिकट लेना चाहता था, पर अफसोस मुझे टिकट ही नहीं मिला। इतने फैंस हैं उसके, बाहर से भी आ रहे हैं, एक भी सीट नहीं है। मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। रॉक बैंड, जय चिल्लाते हुए बोला, लिटिल सिस्टर, तुम्हें पता है निक का कॉन्सर्ट पहली बार इंडिया में होने वाला है।
उसका बैंड मुझे बहुत पसंद है, उनका हर एक मेंबर एक्सीलेंट है। उसकी बात सुनकर नियति ने सिर हिला दिया, उसकी आंखें घूम गई। उसे कैसे पता नहीं होता, वो ये सब उसके लिए ही तो कर रहे हैं। क्या बकवास है, ये लोग इतने बड़े शो ऑफ कर रहे हैं सिर्फ उसे बुलाने के लिए। तभी जय बोला, मैं हम दोनों के लिए टिकट लेना चाहता था, पर अफसोस मुझे टिकट ही नहीं मिला। इतने फैंस हैं, उसके बाहर से भी आ रहे हैं, एक भी सीट नहीं है। अब आगे और तो और सब अपना कनेक्शन लगाकर टिकट बुक कर रहे हैं। इतना कहकर जय उदास होकर बैठ गया। क्या आपको निक का कॉन्सर्ट इतना ज्यादा पसंद है भाई? नियति ने जय को हैरानी से देखते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस गधे निक में इतना क्या खास है जो उसका भाई उसे इतना पसंद करता है। नियति की बात सुनकर जय खुशी से बोला, अरे लिटिल सिस्टर, तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर और रैपर है। उसके तो करोड़ों में फैंस हैं, इंडिया के साथ बाहर और देश में भी उसके फैंस हैं। भले ही निक इंडियन है, पर वो शायद फैमिली के साथ बाहर रहता है और ज्यादातर कॉन्सर्ट वहीं करता है। पर अफसोस मैंने कभी उसका कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया है। छोड़ो, फिर कभी चले जाएंगे। इतना कहकर जय फिर से टिकट है कि नहीं चेक करने लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ टिकट ले मिनट पर बिक जाते थे। जो लोग अटेंड नहीं करते थे वो ज्यादा पैसा लेकर टिकट बेच देते थे। तभी रूही बोली, जय भाई, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? लगता है नियति को निक के बारे में कुछ नहीं पता। निक कोई छोटा नाम नहीं है, वो पूरे दुनिया में अपनी सॉन्ग्स और कॉन्सर्ट के लिए फेमस है। बड़े बड़े रिच लोग भी कॉन्सर्ट का टिकट हासिल नहीं कर पाते हैं। वैसे मुझे भी निक बहुत पसंद है भाई, क्या आप मेरे लिए नेहा और जय भाई के लिए टिकट अरेंज कर सकते हो प्लीज? उसकी बात सुनकर जय की आंखें छोटी हो गई। वो रूही को देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, ना ही मुझे तुम्हारे भाई की बुक किए टिकट की जरूरत है। उसकी बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था जय भाई उसके साथ ऐसे क्यों बात करते थे। उसने क्या गलती किया है? जय भाई उस घटिया लड़की नियति से तो कितने प्यार से बात करते थे, फिर उसके साथ और नेहा के साथ क्यों वो कभी बात नहीं करते थे? तभी अमृत बोला, जय, रूही ने कोई गलत बात तो नहीं कहा, वो बस टिकट की बात कर रही थी। जय उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, अमृत भाई, भले ही मैं आपको रिस्पेक्ट देने के लिए भाई कहता हूं, पर मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं। मैं रूही की इंटेंशन को अच्छे से समझ पा रहा हूं। उसने बस मेरे लिए, आपने लिए और नेहा के लिए टिकट मांगा, पर नियति की नाम तो उसने एक बार भी नहीं लिया। वो बस नियति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जय रूही को घूरते हुए बोला, नहीं भाई, मैंने ऐसा नहीं सोचा और ना ही मैं नियति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। नियति मुझसे नफरत करती है, मुझे लगा वो हमारे साथ नहीं आएगी, इसलिए मैंने सिर्फ हम तीनों के बारे में बोला। सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो, रूही रोते हुए बोल रही थी। डे से उसके साथ कितना ज्यादा अन्याय हो रहा हो। अर्जित ने उसे अपनी गले से लगा लिया, उसे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर पहले उनके डैड ने प्रिंसेस को डांटा और अब जय रूही तुम्हारी बहन है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ कुछ ज्यादा रूड हो रहे हो? वो तो तुमसे कितना प्यार करती है, फिर तुम्हें रूही से क्या प्रॉब्लम है? जय हंसते हुए बोला, प्यार और ये मुझे करती है, मैं कोई अंधा या बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि ये चालक लोमड़ी कितनी अच्छी है। जब इसके दोस्त मुझसे झगड़ा करते हैं, ये खड़ी रहकर एंजॉय करती है। ये छोटी है इसलिए मैं उसे छोड़ देता था, पर मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मेरी बहन नहीं है। ये लड़की मेरी बहन बनने की लायक नहीं है। तभी अमृत फोन में देखते हुए बोला, बस अब और झगड़ा नहीं, टिकट ऑलरेडी बुक है, कोई भी सीट नहीं है। उसकी बात सुनकर रूही अपनी आंसू साफ करने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था कि टिकट क्यों नहीं है। तभी नियति की होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो जय को देखते हुए बोली, भाई क्या आप कॉन्सर्ट में जाना चाहते हो? जय ने हाँ में सिर हिला दिया और एक्साइटेड होकर बोला, हाँ, क्या तुम कनेक्शन यूज करके टिकट ला सकती हो? नियति कुछ बोलती उससे पहले अर्जित मुंह बनाकर बोला, जय तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भले ही नियति की एक ब्रांड है और वो एक इंटरनेशनल रेसर है, पर ये कोई नॉर्मल कॉन्सर्ट नहीं है। जब अमृत भाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नियति क्या करेगी? रूही और नेहा भी बोले, हाँ, आपको ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। रूही तो मन ही मन सोच रही थी, ये नियति चाहे कितनी बड़ी रेसर और डिजाइनर क्यों ना हो, ये इतनी बड़े स्टार निक की कॉन्सर्ट टिकट कहाँ से लाएगी? जब नहीं ला पाएगी तो जो नियति की बेइज्जती होगी, रूही वो बेइज्जती देखना चाहती थी। नियति ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया।
एक रिंग जाते ही उधर से किसी ने कॉल उठा लिया और एक एक्साइटेड आवाज आई, हे नियति, क्या सच में तुमने मुझे कॉल किया है? कहीं मैं कोई सपना तो न्यू देख रहा हूं ना? बकवास मत करो निक, मुझे तुम्हारे कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए। मैं एक एड्रेस देती हूँ, उस पर टिकट पहुंच जाना चाहिए। नियति की बात सुनकर उधर से निक चिल्लाते हुए बोला, सच में नियति? क्या तुम सच में फाइनली मेरे कॉन्सर्ट में आने वाली हो? ओह माय गॉड, मुझे ये बात सभी बैंड मेंबर को बतानी होगी। फाइनली तुम एक बार आने के लिए मानी तो सही। बस इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एड्रेस भेज दिया, देखो टिकट पहुंच देना। नियति एड्रेस टाइप करते हुए बोली। वहीं निक एड्रेस को देखते हुए बोला, ठीक है नियति, जितना टिकट चाहिए मिल जाएगा। तुम चाहो तो अपनी पूरी फैमिली, सोसाइटी, अगल बगल, स्कूल के फ्रेंड्स सबको ला सकती हो। नियति अब उसकी बकवास बातें सुनने की मूड में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कॉल कट होने के बाद एक लड़का अपने हाथ में फोन लिया उदासी से फोन को देख रहा था। फिर एड्रेस देखकर एक्साइटेड हो गया। 2 लड़की और 2 लड़के उसके पास आ गए। क्या हुआ, क्या तुम नियति से बात कर रहे थे? एक लड़के ने पूछा। तो निक खुश होते हुए बोला, यस, और ये देखो नियति ने एड्रेस दिया है। उसे कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए, वीआईपी लॉन्च की टिकट मैनेजर को कहकर जितनी जल्दी हो सके भेज दो। उसकी बात सुनकर एक लड़की बोली, नहीं निक, मुझे लगता है हम सबको खुद जाकर नियति को सरप्राइज देना चाहिए। वैसे भी 8 बजे कॉन्सर्ट है, तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? इससे तो यही अच्छा है कि हम नियति के साथ रहे। हमें भी उसकी इंडिया वाले घर देखनी चाहिए। उसकी बात सुनकर निक बोला, ग्रेट आइडिया एमी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम सबको खुद उसे टिकट देने के लिए चलना चाहिए। सब जाने के लिए तैयार हो गए और जल्दी से लॉन्च से निकल गए। वहीं नियति को ये लोग परेशान न करे इसलिए उसने फोन काट दिया था और जय को देखते हुए बोली, आधे घंटे में टिकट मिल जाएगा। ये सुनकर रूही हंसते हुए बोली, नियति क्या तुम मजाक कर रही हो? आई मीन मेरी बात को गलत मत समझना, पर अमृत भाई भी टिकट अरेंज नहीं पाए और तुम कह रही हो कि आधे घंटे में टिकट मिल जाएगा। नेहा भी मुंह बनाकर नियति को देख रही थी। नेहा को भी नियति की बातें झूठ लग रही थी। तभी नियति डेविल स्माइल करके बोली, तुम कचरा हो, इसलिए सबको भी खुद की और खुद के भाई की तरह मत समझो। कुएं की मेढक को हमेशा लगता है ये कुआं ही सबसे बड़ी दुनिया है। उसकी बातें सुनकर रूही का मुंह काला पड़ गया। तभी अर्जित बोला, नियति अभी अभी तुमने निक कहा, क्या तुम निक द सुपरस्टार से बात कर रही थी? आपको जानने की जरूरत नहीं है मिस्टर अर्जित, नियति कोल्ड वॉइस में बोली। अर्जित ने गुस्से में आपने दांत पीस लिया। वो कुछ बोलने वाला था पर तभी अमृत ने उससे रोक दिया। वहीं विपुल जी तो चुपचाप नियति को देख रहे थे। उनकी बच्ची कितनी रूड हो गई है। उनकी दिल में ये बातें बहुत चुभ रही थी कि आज उनकी बेटी सिर्फ उनकी वजह से ही ऐसी बन गई है। वहीं सीखा जी भी आज चुप थी और नियति को बार बार देख रही थी। कल विपुल जी की सारी बातें सुनने के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने कितना घटिया काम किया है, इसलिए आज वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वरना नियति की रूही को इंसल्ट करते ही वो कुछ ना कुछ बोलती। वहीं रूही और अर्जित, नेहा ने कुछ नहीं कहा। रूही और नेहा मन ही मन बोली, देखते हैं कैसे तुम टिकटपति हो। तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो नियति। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। दादी जी और दादी माँ अपनी किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहे। सीखा जी और सरिता जी खाना बनाने चली गई थी। विपुल जी और नीरज जी बैठकर न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और अमृत भी बीच बीच में उनसे प्रोडक्ट लॉन्च के लिए न्यू मॉडल लेने की बात कर रहा था। अर्जित, रूही और नेहा तो कब के चले जाते, पर वो तीनों जिद्दी होकर बैठे हुए थे ताकि नियति को बेवकूफ बनते हुए देख सके। वो बस टाइम का इंतजार कर रहे थे कि कब आधा घंटा होगा और कब नियति टिकट ना लाने की वजह से उसकी इंसल्ट होगी। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया पर कोई भी अभी तक टिकट देने नहीं आया था। तो नेहा डेविल स्माइल करते हुए धीरे से बोली, नियति क्या तुम्हारा टिकट अभी तक नहीं आया? रूही भी नियति की मजाक उड़ाने वाली थी वो कुछ कहती उससे पहले। तभी बटलर रामू काका आकर बोले, सर बड़ी मेम वो बाहर कुछ बचे हैं, नियति मेम से मिलना चाहते हैं। नियति की भौहें सिकुड़ गई। बच्चे बच्चे भला उससे क्यों मिलने आएंगे? तभी दादाजी बोले, ओह नियति की दोस्त होंगे, उन्हें अंदर आने के लिए बोलो। रामू काका बाहर चले गए। थोड़ी देर में 6 लोग घर के अंदर आए। नियति को देखते हो वो सब नियति की तरफ भागे। उन्हें देखकर नियति की आंखें सिकुड़ गई। वो 6 लोग नियति के ऊपर कूद पड़े। वहीं उन 6 लोगों को देखकर तो सबकी आंखें फटी को फटी रह गई। खास करके अर्जित, रूही और नेहा की आंखें तो डे से बाहर आने को थी, क्योंकि वो सब लोग कोई और नहीं बल्कि निक और रॉक बैंड की मेंबर्स थे।
2. नियति के दोस्त वर्ल्ड वाइड कंपनी की ओनर रामू काका बाहर चले गए। थोड़ी देर में 6 लोग घर के अंदर आए। नियति को देखते ही वो सब नियति की तरफ भागे। उन्हें देखकर नियति की आंखें सिकुड़ गई। वो 6 लोग नियति के ऊपर कूद पड़े। वहीं उन 6 लोगों को देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। खास करके अर्जित, रूही और नेहा की आंखें तो डे से बाहर आने को थी, क्योंकि वो सब लोग कोई और नहीं बल्कि निक और रॉक बैंड की मेंबर्स थे। अब आगे नियति जल्दी से सोफे से फ्लिप के साथ दूसरी तरफ कूद गई तो वो सब सोफे पर मुंह के बल एक के ऊपर एक गिर पड़े। आओ उठो मेरे ऊपर से तुम बेवकूफ, एक लड़का जो रॉक बैंड की मेंबर एलेक्स था वो चिल्लाते हुए बोला। तो उसके ऊपर जो दूसरा मेंबर सैम और रीटा पड़े हुए थे, दोनों जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठ गए। वहीं निक और एमी भी जल्दी से उठ गए और सामने देखा जहां नियति उन 5 को हाथ बांधकर खड़े घूर रही थी। वहीं अब तक तो सीखा जी और सरिता जी भी चिल्लाने की आवाज को सुनकर किचन से बाहर आ गए थे। वहीं बाकी सब तो आंखें फाड़ फाड़ कर निक और उसके दोस्तों को तो कभी नियति को देख रहे थे। जय भी हैरानी से उन्हें देख रहा था और अपनी आंखें मसल रहा था। तभी एमी चिल्लाते हुए बोली, नियति तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे भागने की। उसकी बात सुनकर सब नियति को देखने लगे। वहीं नियति ने गुस्से से एमी को घूरा और बोली, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम। उसकी घूरती हुई नजर को देखकर एमी हकलाते हुए झूठी हंसी हंसते हुए बोली, मैं कह रही थी हम सब ने 6 महीनों से तुम्हें नहीं देखा। हमें तुम्हारी कितनी याद आ रही थी और तुम हमसे भाग रही हो। निक एक्टिंग करते हुए उदास होकर बोला, तुम हम सबको भूल गई हो। अब तुम्हें हमारी याद नहीं आती है और हम सब तुम्हारी याद में बिना खाए पिए दिन रात उदास रहकर सूख गए हैं। उसकी बात सुनकर नियति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, सच में ऐसा लग तो नहीं रहा है। नियति की बात सुनकर निक हड़बड़ा गया और बोला, वो हम तो तुमसे मिलने इंडिया आ गए हैं ना कॉन्सर्ट के नाम पर, इसलिए हम सब खुश हैं, इसलिए इतना ज्यादा हेल्थी लग रहे हैं। ये कहकर उसने खुद को देखा फिर बाकी सबको देखा तो बाकी सब भी एक साथ बोले, निक सही कह रहा है। वहीं घरवाले तो मुख्य दर्शक बने हुए थे। वो सब कभी नियति को देखते तो कभी बाकी 5 को। रूही और नेहा का चेहरा तो काला पड़ गया था। इसका क्या मतलब, सच में नियति रॉक बैंड की मेंबर्स को जानती है। जब वो निक से बात कर रही थी तो वो नाटक नहीं कर रही थी। वो सच में निक को जानती थी और उसने कहा था कि वो उसके लिए टिकट भेज दे और निक और उसके दोस्त यहाँ टिकट लेकर आ गए हैं। नियति सोफे पर आकर बैठ गई तो सब एक एक करके उसके गले लगकर उसके पास बैठ गए। फिर निक कुछ टिकट पास निकाल कर बोला, ये रहा तुम्हारा टिकट। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टिकट की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें देखकर मैनेजर और ऑर्गेनाइजर तो तुम्हें वीवीआईपी सीट में ले जाते। उसकी बात सुनकर नियति जय की तरफ इशारा करके बोली, मेरे भाई को टिकट चाहिए, वो तुम्हारे कॉन्सर्ट देखना चाहते हैं। फिर फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, ये मेरे बड़े भाई जय भाई है और भाई इन्हें तो आप जानते ही हो, मैं फिर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये रॉक बैंड के मेंबर है, ये निक, ये एमी, रीटा, एलेक्स और ये सैम। उन 5 ने भी जय की तरफ देखा जो उन्हें हैरानी और एक्साइटेड होकर देख रहा था। उन 5 ने एक साथ जय की तरफ हाथ बढ़ा दिया तो जय नर्वस हो गया और हंसते हुए उन सब से एक एक करके हाथ मिलाने लगा। सब हाथ मिलाने के बाद उसके गले लग रहे थे। जय को तो ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था ये लोग कभी उसके इतने पास होंगे और उससे गले मिलेंगे। उसकी बहन ने तो उसका ये सपना भी सच कर दिया। निक हंसते हुए जय को देखकर बोला, आज से आप हमारे भी भाई हो। उसकी बात सुनकर जय खुश होकर बोला, ओहो चलो मुझे सुपरस्टार्स भाई तो मिल गए। सैम हंसते हुए बोला, बिल्कुल जय भाई, हम सब नियति की दोस्त है। भले ही वो सब पर हुकूमत चलाती है पर हम तो उसे दोस्त के रूप में ही पाकर खुश है। इतना कहकर उसने नियति को देखा जो उसे ही आंखें छोटी करके घूर रही थी। सैम दांत दिखाते हुए बोला, हे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो कितनी स्वीट हो। नियति ने एक स्ट्रेट फेस बना लिया। उसे पता था ये लोग ऐसे ही बकवास करते हैं। आज पहली बार हम नियति के फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं। निक, तुम्हें नहीं लगता हम ऐसे ही खाली हाथ आ गए हैं? एमी बोली। तभी दादी माँ बोली, अरे बच्चों, तुम सब हमारी नियति बच्ची की दोस्त हो, कभी भी तुम लोग आ सकते हो। तुम सबको कभी कुछ लाने की जरूरत नहीं है। नियति ने फिर उन्हें दादाजी और दादी से भी मिलवाया पर बाकी सबको उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये देखकर सबको बहुत बुरा लग रहा था। वहीं रूही और नेहा को गुस्सा आ रहा था। कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? नियति इतने बड़े बैंड के लोगों को कैसे जानती है?
और ये सभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनकी करोड़ों में फैन है। फिर भी ये सब नियति से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे नियति उनकी गार्डियन हो। उन दोनों को कैसे गुस्सा नहीं आता। अभी तो उन लोगों ने सोचा था कि नियति नाटक कर रही है और अगले ही पल नियति ने उन्हें गलत साबित कर दिया था। अमृत और अर्जित भी वही सोच रहे थे क्योंकि नियति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सबको इग्नोर कर रही है या फिर गुस्से में है। फिर भी वो पांचों लोग जिन्हें देखने के लिए करोड़ों फैंस इंतजार करते हैं, वो नियति के सामने किसी भीगी बिल्ली तरह बात कर रहे थे। अगर उनके बीच दोस्ती भी है तो भी नियति थोड़ा ज्यादा उनकी तरफ कोल्ड लग रही थी। सरिता जी, शिखा जी भी हैरान थी। भले ही वो इन कॉन्सर्ट और इन पांचों सुपरस्टार्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, पर इतना तो वो जानती थी ये बहुत बड़े शॉट्स है इनके लिए, तो रूही और नेहा भी कॉन्सर्ट टिकट लेना चाहती थी। वहीं विपुल जी थोड़ा प्राउड होकर नियति को देख रहे थे। ये उनकी बेटी थी जिसकी इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा थी, पर उन्होंने उसे आपने गलती के लिए खो दिया था, इसका दुख भी था। उन्हें बुरा भी लग रहा था कि नियति ने उन्हें किसी से भी नहीं मिलवाया। वहीं जय को खुश होकर उन सब से बात करता देख मिराज जी तो खुश थे। तभी नेहा स्माइल करते हुए बोली, नियति क्या तुम हमें इन सब से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी। नियति ने भौहें चढ़ाते हुए नेहा को देखा और बोली, तुम्हारी औकात नहीं है जो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। उसकी बात सुन मार नेहा रोते हुए बोली, नियति तुम कैसे ऐसी बातें कर सकती हो। क्या तुम सबके सामने अपनी फैमिली मेंबर्स की औकात नहीं है में रही हो। क्या तुम्हारी नजरों में फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ नियति, हम सब भी तुम्हारी फैमिली है, चाहे तुम मानो या ना मानो। रूही भी उदास होकर बोली, मुझे पता है तुम हम सबको पसंद नहीं करते हो और हम सबसे नफरत करती हो, पर किसी के सामने क्या तुम्हें ऐसे फैमिली वालों की इंसल्ट करवानी चाहिए। नेहा और रूही चाहती थी कि ये सब देखे कि नियति कितनी घटिया लड़की है जो अपनी फैमिली को ही वैल्यू नहीं देती है। नियति क्या ये तुम्हारे फैमिली के लोग हैं? रीटा असमंजस में बोली। तो नियति बोली, मैंने ऑलरेडी अपनी फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। दादाजी, दादी माँ और जय भाई ये मेरी फैमिली है और ये लोग बस शेखावत फैमिली का हिस्सा है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नियति की बात सुनकर रूही और नेहा को छोड़कर बाकी सबको बहुत बुरा लग रहा था। उसकी बात सुनकर एमी बोली, क्या खुशी और सुमन हम जिनके बारे में बता रही थी ये सब है। I mean, यही तुम्हारी फैमिली है जिन लोगों ने तुम्हें हॉस्टल में छोड़ दिया था और तुम्हें एक बार भी देखने नहीं जाते थे। एमी को ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत तो पता था। उसने जबरदस्ती खुशी और सुमन से सच उगलवाया था। अब बाकी चारों ने भी मुंह बनाकर सबको देखा, फिर मुंह फेर लिया। ऐसी फैमिली भी होती है क्या। वहीं सबका सिर तो शर्म से झुकने को था। ये सच ही तो कहा था उन लोगों ने। पर वहीं रूही को ऐसा लग रहा था जैसे घरवाले भी उसकी साथ नहीं दे रहे हैं और उसकी बेइज्जती हो रही है। जय को देखकर एलेक्स बोला, भाई आपको कभी भी किसी भी कॉन्सर्ट में जाना हो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है। फिर एक कार्ड निकाल कर देकर बोला, आप बस इसे दिखा देना। इतना कहकर उसने जय को वो कार्ड दे दिया, स्पेशल गेस्ट वीआईपी कार्ड। जय ने जोर से कहा। वो तो हैरान हो गया था। ये कार्ड उनके पास होता था जो बहुत खास होते थे या बैंड मेंबर अगर किसी को देते थे तो। वहीं गेस्ट वीआईपी कार्ड सुनकर सबको झटका लगा। रूही हकलाते हुए बोली, क्या ये स्पेशल कार्ड नहीं है वीवीआईपी स्टैंड की। मैंने सुना था अगर ये कार्ड होगा तो किसी को टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो कहीं भी किसी भी कंट्री में कॉन्सर्ट अटेंड कर सकता है और आपने 7 लोगों को भी ले सकता है। ये वीवीआईपी सेक्शन हमेशा सिर्फ मेंबर्स के लिए होता था ताकि अगर वो चाहे तो अपनी फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर पाए। और ये स्पेशल टोकन मिस्टर एलेक्स ने जय भाई को दे दिया है। रूही, अर्जित और नेहा को बहुत जलन हो रहा था। जय को क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तभी रीटा बोली, हाँ ये हमारा वीवीआईपी गेस्ट कार्ड है। अच्छा होगा अगर ये जय भाई के पास ही रहे ताकि वो जब चाहे हमारे कॉन्सर्ट में आ सके। जय ने उस कार्ड को देखा और बोला, पर यह बहुत वैल्यूएबल है, मैं ये कैसे ले सकता हूँ। तभी नियति बोली, भाई आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वैसे भी इनके पास एक और कार्ड है और इन्हें जरूरत होगी तो और मिल जाएगी। तभी निक बोला, हाँ भाई आप इसे रख लीजिए, हमें खुशी होगी अगर आप हमारी सभी कॉन्सर्ट को देखने के लिए आए तो। वैसे भी ये कार्ड नियति ने ही इश्यू करवाया था, जरूरत पड़ने पर वो और करवा सकती है। अब सरिता जी खुद को रोक नहीं पाए और बोली, क्या मतलब नियति कैसे ये काम कर सकती है। एमी और निक बाकी सब ने सबको देखा और एमी बोली, क्योंकि ईशानी ही ज्यादातर कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करती है हर कंट्री में और वो ही न्यू टैलेंट को चांस देती है, उन्हें प्लेटफॉर्म देती है।
वो वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर है और दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर भी। क्या आपको ये बात नहीं पता? क्या सच में आप सब हमारी निया की फैमिली मेंबर है? हमें तो डाउट हो रहा है। वहीं वो सब तो सदमे में थे, क्या बोले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नियति वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर थी, जो कंपनी पूरे दुनिया में इस वक्त राज कर रही थी। हर कंट्री में उनका एक एक ब्रांच था। वो पूरे दुनिया में टैलेंट को चांस देते थे और उस कंपनी की प्रोग्रेस और नाम आसमान को छू रही थी। वो एक इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट कंपनी था, जहां बड़े बड़े स्टार उनके अंडर साइन करते थे और सबका एक क्लीन बैकग्राउंड होता था। कहते थे कि हर एक्टर और एक्ट्रेस की पहली कोशिश वर्ल्ड वाइड में ज्वाइन करना ही होता था। वहां एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट होती है। वहां आपको कोई बीट नहीं कर सकता, पर उनके अंडर साइन करना आसान नहीं है। वहां किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। आपके टैलेंट के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अफवाह थी कि उस वाइड कंपनी की टर्नओवर कम से कम एनुअली 6,000 करोड़ होता था, और अब जाकर उन्हें पता चल रहा था कि उस कंपनी की ओनर तो उनके सामने थी। उनकी घर की ही बेटी नियति थी और आज तक उन्हें पता ही नहीं है इस बारे में। और वो सबसे बड़ी कंपोजर और डायरेक्टर भी है जिसे दुनिया नीति नाम से जानती है। इस बार तो जय भी हैरान था और अपनी लिटिल सिस्टर को हैरानी से देख रहा था। सब सदमे से नियति को ही देख रहे थे, तो नीति ये उनकी बेटी की एक और आइडेंटिटी है, विपुल जी ने मन ही मन सोचा। उन्हें खुद पर ही हंसी आ रही थी। उनकी बेटी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो कितनी बड़ी शख्सियत है, उसकी कितनी आइडेंटिटी है, कुछ भी नहीं पता। वो बस खुद को बाप कह रहे हैं, पर आज तक उन्होंने कौन सा फर्ज निभाया है? अमृत का गिल्ट, पास्ट को याद करना। इस बार तो जय भी हैरान था और अपनी लिटिल सिस्टर को हैरानी से देख रहा था। सब सदमे से नियति को ही देख रहे थे, तो नीति ये उनकी बेटी की एक और आइडेंटिटी है, विपुल जी ने मन ही मन सोचा। उन्हें खुद पर ही हंसी आ रही थी। उनकी बेटी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो कितनी बड़ी शख्सियत है, उसकी कितनी आइडेंटिटी है, कुछ भी नहीं पता। वो बस खुद को बाप कह रहे हैं, पर आज तक उन्होंने कौन सा फर्ज निभाया है? अब आगे जय एक्साइटेड होकर बोला, लिटिल सिस्टर क्या सच में वर्ल्ड वाइड कंपनी तुम्हारी है? नियति ने जय को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वहीं दादाजी और दादी माँ अपनी पोती को प्राउडली देख रहे थे। वहीं रूही, नेहा और अर्जित को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि नियति इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है। रूही सिर हिलाकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप सब मजाक कर रहे हो? मतलब उस कंपनी की ओनर नियति कैसे हो सकती है? वो तो कितनी छोटी है, अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। और वर्ल्ड वाइड कंपनी तो 3 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था, तब तो नियति सिर्फ 15 या 16 साल की होगी। तो इतनी कम उम्र में वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे एस्टेब्लिश कर सकती है? रूही को उनकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था ये लोग नियति के बारे में बड़ा चढ़ाकर झूठ बोल रहे हैं। अर्जित और नेहा भी वही सोच रहे थे, उन दोनों को भी लग रहा था ये सब झूठ बोल रहे हैं। रूही की बात सुनकर एलेक्स उसे अजीब तरह देखते हुए बोला, तुम कौन हो? फिर नियति की तरफ देखकर बोला, निया एशियन पेंट की दुकान। मूर्ख बेवकूफ लड़की कौन है जो हमारे बातों पर डाउट कर रही है और इसे ये भी नहीं पता कि तुम वर्ल्ड वाइड कंपनी की ओनर हो? नियति एलेक्स को देखकर फिर रूही को इग्नोर करके बोली, वो बस एक मनहूस लड़की है और कुएं की मेढक है, जिसे हमेशा ये लगता है कि अगर वो कुछ नहीं कर पाती है तो कोई और भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए ये घर और प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही कुआं है जिसे वो सबसे बड़ी दुनिया मानती है। नियति की बात सुनकर सब हंसने लगे। एमी बोली, मतलब ये तुम्हारा ही घर है ना? भले ही तुम घर पर नहीं रहती थी, पर इन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। नियति ने सिर हिला दिया। वहीं रूही की आंखों में आंसू आ गए। इतने बड़े बड़े स्टॉर्स के सामने नियति कैसे उसकी मजाक उड़ा सकती है और सबके सामने उसे मनहूस कह सकती है? उसने रोते हुए अर्जित को देखा तो अर्जित जा दिल पसीज गया। वो नियति को देखते हुए बोला, नियति तुम रूही को सबके सामने ऐसा नहीं बोल सकती। मैंने क्या बोला मिस्टर अर्जित? नियति उसकी बात को काटते हुए बोला। अर्जित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि उसे तो पता था अगर उसने कुछ भी बोला तो नियति तो उसकी भी इंसल्ट कर देगी इन लोगों के सामने। तभी रीटा बोली, नियति क्या ये लोग तुम्हारी फैमिली है? I mean वो घटिया फैमिली जिन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया था और हॉस्टल भेज दिया था, जहां ये लोग हॉस्टल का पैसा भी नहीं देते थे। रीटा अपनी बातों को करेक्ट करते हुए बोली। नियति ने कुछ नहीं कहा तो सब समझ गए कि रीटा ने सही कहा।
वो सब विपुल जी, शिखा जी और बाकी सबको घिन से देखने लगे। इन लोगों ने हीरे के बदले कांच को चुना, ये उनकी ही फूटी किस्मत है। वहीं रूही अपनी आंखों में आंसू लिए विपुल जी को देख रही थी, पर वो तो नियति को देख रहे थे। ये देखकर रूही के अंदर नफरत और भी गहरा हो गया। ये सब सुपरस्टार्स थे, पर अभी तक किसी को भी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला था। अमृत बस चुपचाप बैठा था और सोच रहा था नियति आज जिस जगह पर है उसे हासिल करने के लिए उसने कितनी मेहनत किया होगा। जबकि नियति और रूही दोनों ही उसकी बहन थे, पर उसकी खुद की अनफेयरनेस ने ही नियति को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। ऐसा नहीं था कि बचपन में वो नियति को पसंद नहीं करता था। बचपन में तो नियति सबसे ज्यादा उसके पास ही भागती थी। जब भी वो होमवर्क करता था या गेम खेल रहा होता था, नियति हमेशा उसके पास आ जाती थी और पूछती थी, भाई आप इतना क्यों पढ़ते हो, क्या मैं आपके सिर का मसाज कर दूं? अमृत अपनी ख्यालों में खो गया। एक 11 साल का बच्चा बैठकर पढ़ रहा था, ये कोई और नहीं अमृत था। तभी छोटी सी 3 साल की कियारा अपनी पैरों में पहनी नई पायल को छम छम करते हुए उसके पास आए। अमृत ने उसे देख लिया था, फिर भी वो शांत बैठा रहा। तभी छोटी सी नियति ने पीछे से उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया और थोड़ी तोतली आवाज में बोली, भाई क्या आप बिना देखे मुझे पहचान सकते हैं? अमृत ने उसकी हाथ को पकड़ लिया और बोला, ओके गैस करने दो, तुम नियति हो। अमृत की बात सुनकर नियति खिलखिलाकर हंसने लगी और उसके गोद में आकर बैठ गई। उस वक्त नियति बहुत कमजोर लग रही थी। उसने एक छोटे से पिंक फ्रॉक पहना हुआ था, वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रहे थे। वो अपनी पैरों में पहने पायल को दिखाते हुए बोली, भाई ये देखो नियति की पायल, दादी माँ ने नियति के लिए लाया है, नियति की आज बर्थडे है ना। ये सुनकर कि आज नियति की बर्थडे है, अमृत को थोड़ा बुरा लगा कि उसने नियति के लिए कुछ नहीं लिया। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आऊंगा नियति, अमृत उसकी बालों को सहलाते हुए बोला। तो नियति हंसते हुए बोली, भाई पर उसके लिए तो दादी माँ बता रही थी कि पैसा चाहिए। आपके पास पैसा है क्या? नियति बड़ी होकर आपको ढेर सारा पैसा कमा कर देगी। नियति सबसे अमीर बन जाएगी, फिर सब नियति को भी सब प्यार करेंगे, है ना? डैड, मोम, अर्जित भाई और रूही दी सब नियति से प्यार करेंगे, क्योंकि दादी माँ ने कहा कि बड़े लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसलिए सब उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये कहकर नियति हंसने लगी। अमृत की होंठों पर भी स्माइल आ गई। वो उसे बर्थडे विश करता उससे पहले 5-6 साल की रूही अंदर आ गई और थोड़ा रोते हुए बोली, भाई क्या आप रूही को भूल गए? अब आप सिर्फ नियति से प्यार करोगे, रूही को नहीं। आज रूही की स्कूल में एडमिशन है, क्या आप नहीं चलेंगे रूही के साथ? इतना सुनते ही अमृत नियति को भूल गया। जब उसे सामने उसकी सबसे अनमोल बहन खड़ी थी, तो भला उसे कैसे नियति की बर्थडे याद रहता। उसने नियति को जल्दी से अपने गोद से उठा दिया और खुद से दूर कर दिया और रूही के पास चला गया और उसे गले लगाकर बोला, नहीं प्रिंसेस, आप तो मेरी प्रिंसेस हो। भला भाई आपको कैसे भूल सकते हैं, और आपसे ज्यादा वो किसी से प्यार कर सकते हैं क्या? उसकी बात सुनकर रूही खुश हो गई और बोली, मुझे पता था भाई आप रूही को ही सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अमृत ने नियति को देखा तो उसकी बेड के साइड खड़ी होकर उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। अमृत ना चाहते हुए भी सख्ती से बोला, नियति बाहर जाओ और मेरे परमिशन के बिना तुम कभी मेरे रूम में नहीं आओगी। ये सुनकर छोटी सी नियति की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत छोटी थी ये समझने के लिए उसका भाई इतने जल्दी उस पर गुस्सा क्यों हो गया। वो मायूसी से बोली, पल भाई आपने तो कहा कि आप नियति के लिए। उसने इतना ही कहा था कि अमृत थोड़े गुस्से में बोला, मैंने कहा ना बाहर जाओ। नियति डर से 2 कदम पीछे हो गई और रोते हुए रूम से चली गई। उस दिन से नियति कभी उसकी रूम में नहीं आती थी, बस बाहर ही उसके पीछे भागती थी। और वो लास्ट टाइम था जिस दिन उसे पता था कि नियति की बर्थडे है। उसके बाद तो उसकी नियति की बर्थडे कब होता है भी या नहीं कुछ याद नहीं था। उस दिन से वो नियति से और भी दूर होता चला गया। अमृत जल्दी से अपने होश में आया। उसकी होंठों पर एक कड़वी स्माइल थी और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उस दिन नियति ने कहा था वो उसके बहुत सारा पैसा कमाएगी और सबसे ज्यादा अमीर बन जाएगी, फिर सब उससे प्यार करेंगे। उसकी बहन ने पैसा तो कमाया, आज इतनी कम उम्र उसकी कितनी अमीर कोई नहीं होगा। पर उसे अब घर वालों का प्यार नहीं चाहिए, उसे तो सबसे नफरत है। और उसकी आंखों में जो बेइंतहा नफरत अमृत ने देखा था वो कभी कम नहीं होगा, वो जानता था। उन लोगों ने आपने ही गलती और पक्षपात के कारण नियति को खो दिया था। उसने नियति को देखा और उसे बचपन की नियति से वो रिलेट ही नहीं कर पाया।
नियति की आंखों में बचपन में जितनी मासूमियत होती थी, इस वाक्य उसकी आंखों में उससे लाखों गुना ज्यादा कोल्डनेस भरी हुई थी। उसकी वो ब्लू आंखें जो सितारों की तरह चमकती थी, इस वक्त बिल्कुल खाली थी। जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो। आपने दोस्तों को देखते हुए भी वो शांत थी। जब वो इंसल्ट करती थी तब भी वो आंखें खाली और बेजान लगती थी। ऐसा लगता था जैसे आंखों में हजारों गहरा राज छुपा हो। नियति की वो खूबसूरत स्माइल तो जैसे कहीं खोसी गई थी। उसके होंठों पर सिर्फ तभी स्माइल आती थी जब वो किसी को बेइज्जत करती थी, और वो स्माइल भी अजीब और खतरनाक होती थी। अमृत का दिल आज दर्द कर रहा था। नियति की हंसी, आंखों की चमक, सब कुछ उन लोगों ने छीन लिया था। आज नियति को उन लोगों ने इतना कठोर बनने पर मजबूर कर दिया था। अगर उस वक्त वो रूही के लिए बायस ना होकर अपनी छोटी सी बहन नियति के लिए भी प्यार जताता तो नियति इतनी हार्टलेस शायद ना होती। उसने अपने आंखों में आंसू को बहने से रोक लिया। वहीं रूही गुस्से और नफरत से जल रही थी, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वैसे भी नियति की आइडेंटिटी जानकर तो वो थोड़ा डर भी गई थी। थोड़ी देर बाद वो पांचों चले गए। आज कॉन्सर्ट के लिए उन्हें कॉस्ट्यूम भी देखना था। उनके जाने के बाद नेहा नियति को देखकर बोली, नियति अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं? मुझे निक और रॉक बैंड का कॉन्सर्ट बहुत पसंद है। तभी जीतती उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, तुम्हारी औकात नहीं है वहां जाने की। ये सुनकर नेहा की आंखें गुस्से, अपमान और रोने की कोशिश करते हुए लाल हो गई। ये क्या तरीका है बात करने का? ईशानी, नेहा तो बस तुमसे पूछ रही थी, रूही होंठों को बाइट करते हुए बोली। जैसे वो कितनी ज्यादा अक्वार्ड हो, पर दिल ही दिल में वो गुस्से से उबल रही थी। तभी अमृत गुस्से से बोला, नेहा नियति को तुम किस हक से आपने साथ ले जाने के लिए बोल रही हो? उन्होंने सिर्फ जैकी और नियति को पास दिया है। 3 नेहा, रूही का गुस्सा, अमृत का पछतावा, एक्सपेरिमेंट। तभी नियति उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, तुम्हारी औकात नहीं है वहां जाने की। ये सुनकर नेहा की आंखें गुस्से, अपमान और रोने की कोशिश करते हुए लाल हो गई। ये क्या तरीका है बात करने का? ईशानी, नेहा तो बस तुमसे पूछ रही थी, रूही होंठों को बाइट करते हुए बोली। जैसे वो कितनी ज्यादा अक्वार्ड हो, पर दिल ही दिल में वो गुस्से से उबल रही थी। तभी अमृत गुस्से से बोला, नेहा नियति को तुम किस हक से आपने साथ ले जाने के लिए बोल रही हो? उन्होंने सिर्फ जैकी और नियति को पास दिया है। अब आगे। अमृत की गुस्से भरी आवाज सुनकर नेहा डर से चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भले ही अमृत उसकी मासी का बेटा था, पर अमृत हमेशा नेहा को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, जैसे नेहा उसकी असली बहन हो। उसने तो आज तक नेहा को जोर से डांटा भी नहीं था, इसलिए नेहा को बहुत बुरा लग रहा था। नेहा रोते हुए वहां से उठ गई और लांगड़ाते वहां से जाने लगी, क्योंकि उसकी पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ था। उसे लगा था हमेशा की तरह उसके अंकल या आंटी भाई कोई उसे जरूर समझाने के लिए और शांत करवाने के लिए रोकेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर नेहा और भी गुस्सा और नफरत से भर गई और अपनी रूम में चली गई। उसके जाने के बाद जय खुश होकर बोला, लिटिल सिस्टर, तो आज हम दोनों कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। नियति ने हाँ के सिर हिला दिया तो जय ने उसे हक कर लिया। वहीं अमृत बहुत उदासी से उन दोनों को देख रहा था। क्या अगर वो नियति से प्यार करता तो आज उसकी बॉन्डिंग नियति के साथ भी ऐसी ही नहीं होती? उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। उसे बार बार नियति की बचपन की याद आ रही थी, जब नियति उसके पीछे पीछे भागती थी और उसे गोद में उठाने को बोलती थी। क्योंकि नियति को अमृत की गोद में रहना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए तो जब भी वो अमृत को देखती थी तो आकर सीधा उसकी गोद में ही बैठ जाती थी। अमृत को हमेशा कहती थी कि वो उसके लिए ढेर सारा पैसा कमाएगी, और वो किस लिए? सिर्फ उन सब से थोड़ा प्यार पाने के लिए। पर उन सब ने नियति को क्या दिया? हमेशा दुख, दर्द और रोने की वजह। कभी भी उन सब में से किसी ने उसकी खुशी और हंसने की वजह नहीं थे। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ रूही नहीं, बल्कि वो सब खुद थे। वो ही रूही को लेकर इतने इनवेक्योर थे और ओवर प्रोटेक्टिव थे कि वो सब भूल गए कि नियति भी उनकी बेटी है, बहन है। जीतना उन सबके प्यार पर रूही का हक है, उतना ही हक नियति की भी है उन सबके प्यार पर रूही की प्यार में तो वो सब जैसे नियति को भूल ही गए। अमृत को अभी भी याद था जब नियति को पता चला था कि वो स्कूल में फास्ट आया है। छोटी सी 3 साल की नियति भागते हुए खुशी से गार्डन से ढेर सारा फूल लेकर आई थी, और उसने अपनी छोटे छोटे हाथ में बहुत सारा चोट भी लगा लिया था। फिर भी उसने सभी फूल को अच्छे से बांधकर बुके की तरह कर दिया था। अड़ा टेढ़ा फूल नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि नियति को बांधने नहीं आता था। नियति जल्दी से आकर अमृत की गोद में बैठ गई
और फूल को उसे देते हुए बोली, भाई ये नियति ने आपके लिए बनाया है, आपके लिए गिफ्ट है, आप क्लास में पास आए हैं ना। उस वक्त उसकी चेहरे पर खुशी और होंठों पर एक बड़ी प्यारी सी स्माइल थी। अमृत ने उसकी हाथ से उस फूल को साइड में रख दिया और बोला, फास्ट नहीं इसे फास्ट कहते हैं, और तुमने अपनी हाथ का ये क्या हाल बना रखा है। नियति कुछ कहती उससे पहले रूही गार्डन से रोते हुए अंदर आए और बोली, नियति तुमने मेरी फेवरेट प्लांट से फूल को क्यों तोड़ा। रूही को रोते देख अमृत जल्दी से खड़ा हो गया और इस चक्कर में उसे नियति की ध्यान ही नहीं रहा जो उसके गोद में बैठी हुई थी। अमृत की जल्दी से उठने की वजह से नियति जमीन पर गिर गई। उसकी हाथ जिस पर चोट लगा था उस पर और भी चोट लग गई। टेबल की नोक से सिर लगकर नियति की सिर में भी थोड़ा कट लग गया। नियति दर्द से रोने लगी, पर रूही इतनी जोर से रो रही थी कि अमृत का नियति पर ध्यान ही नहीं गया। वो रूही के पास भाग गया और उसे गोद में उठाकर बाहर ले गया। उसने एक बार मुड़कर नियति को देखा और सोचा कि रूही को समझाकर नियति के पास आ जाएगा। अगर उसे चोट लगी होगी तो मेडिसिन लगा देगा। नियति रोते हुए खड़ी होने की कोशिश कर रही थी और अपनी आंसू भरी आंखों से अमृत को ही देख रही थी, पर अमृत रूही के साथ ही रहकर नियति को भूल गया। वो वापस लौटकर ही नहीं आया। उस दिन चोट को ट्रीट ना करने की वजह से अगले दिन नियति को फीवर हो गया था। अमृत की मुंह से धीरे से निकला नियति, फिर वो होश में आ गया। आज नियति की वो आंसू भरी आंखों को याद करके उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो यादें दे से उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने नियति को देखा, उस दिन वो नियति के पास लौटकर नहीं आया और अब लौटकर जाने में इतनी देर हो गई है कि उसकी बहन की आंखों में आंसू नहीं सिर्फ नफरत दिखाई देती है। नियति की शार्प आंखों से अमृत की अजीब बिहेवियर नहीं छुपा। वो मन ही मन डेविल स्माइल करते हुए बोली, आपकी आंखों में ये पछतावे की आंसू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर अमृत शेखावत, पर मैं नियति नहीं हूं, इसलिए इन आंसू का मेरे सामने कोई मोल नहीं है। जितना आप पछतावे की आग में जलेंगे उतना ही ज्यादा आप सबको जलाने में मजा आएगा मिस्टर अमृत। वहीं अमृत एक बार बस नियति की सिर पर हाथ फेरना चाहता था। वहीं विपुल जी भी अपने बड़े बेटे को नोटिस कर रहे थे। वो समझ गए थे कि अमृत को भी उसकी गलती का पछतावा हो रहा है, पर वो कर भी क्या सकते थे, नियति तो उन्हें माफ भी नहीं करेगी। सब अपने रूम में चले गए थे। नियति कुछ काम से बाहर चली गई। वहीं नेहा की रूम में इस वक्त नेहा और रूही दोनों मौजूद थी और गुस्से और नफरत की आग में जल रही थी। रूही नेहा को रोते हुए देखकर बोली, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। रोना तो उस घटिया नियति को चाहिए, जब से वो आई है तब से हम सबकी इंसल्ट कर रही है। पता नहीं अगर ये गई थी तो आई ही क्यों, वो भी इतनी सारी आइडेंटिटी है उसकी। नेहा भी रोते हुए बोली, नहीं रूही, मैं अपनी इंसल्ट को नहीं भूल सकती। वो यहाँ हम दोनों से सब कुछ छीनने आए हैं, खास करके तुमसे रूही। शायद बचपन की गुस्से और नफरत को वो अभी बाहर निकाल रही है। वो तुम्हें भी सबसे दूर कर देना चाहती है। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं है कि उसकी इतनी सारी पहचान है और उसके पास इतना सारा पैसा है, कैसे उसने इतने कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। क्या तुम्हें इस पर कुछ डाउट नहीं हो रहा है रूही? उसकी बात सुनकर रूही सोचते हुए बोली, हाँ मुझे भी इन सब पर भरोसा नहीं है। वो बस छोटी कुतिया है, वो इतनी कैपेबल कैसे हो सकती है? एक इंसान की एक साथ इतनी सारी आइडेंटिटी होना कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिक्र मत करो, कल मोम डैड की एनिवर्सरी है और दादाजी दादी माँ को वहां आना ही होगा और उनके लिए शायद नियति भी पार्टी में आएगी। फिर दोनों कुछ बात करने लगे। फिर दोनों की होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। नेहा बोली, ये प्लानिंग बहुत अच्छी है, अगर ऐसा हुआ तो वो नियति किसी को मुंह दिखाने की लायक ही नहीं बचेगी। रूही ने भी हाँ में सिर हिला दिया, पर दोनों को नहीं पता था कि उनकी ये बकवास प्लानिंग कोई सुन रहा है और बहुत जल्द उन दोनों की जिंदगी में शायद तूफान आने वाली है। नियति अपनी कार में बैठी थी और डेविल की तरह मुस्कुरा रही थी। तभी ड्राइवर ने कार रोक दिया। नियति ने बाहर देखा तो वो अपने विला के सामने थी। सुमन और खुशी विला से बाहर निकल कर आए और दोनों पीछे नियति के पास बैठ गए। उनकी कार वहां से निकल गई। तीनों इस वक्त बहुत सीरियस लग रहे थे। खुशी बोली, नियति हमने इन्वेस्टिगेशन किया था और पता चल गया है कि उन लोगों ने बच्चों को कहाँ रखा है। नियति ने उसे देखा और बोली, ये बात तो मुझे भी पता है, बाकी की इन्फॉर्मेशन अब तक मिला या नहीं? उसकी बात सुनकर खुशी बोली, उस बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना कोई आसान काम नहीं है नीयू। ये 22 साल पहले की बात है, अब तक तो फाइल्स भी नहीं है। पता नहीं जिन बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था वो सब जिंदा भी है या नहीं।
बस इतना पता चला है कि 4 बच्चों को छोड़कर उस साल बाकी सभी बच्चे मर गए थे। ये सुनकर नियति अपने आईपैड पर उंगलियों को टैप करने लगी। ये जो हुआ था तब तो वो पैदा भी नहीं हुई थी, तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन 4 लोग हैं जो जिंदा है। तभी सुमन बोली, एक और बात पता चली है कि वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी उन 4 लोगों को ढूंढ रहे थे। उनका एक आदमी हमारे हाथ में आ गया था। उससे बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिला है कि वो एक्सपेरिमेंट किया बारे में था, उन्हें नहीं पता। पर कुछ रेयर और पुरानी ब्लड लाइन जो शायद गलती से मिल गई थी उन्हें, उसे लेकर उन लोगों ने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि बच्चों का डीएनए शायद उन ब्लड लाइन को जल्दी अडॉप्ट कर सकता है। उस आदमी का कहना था अगर वो ब्लड लाइन सच में बच्चों की ब्लड से अडॉप्ट होकर अच्छे से मिल गई, तो उनके पास उस ब्लड की जितनी शक्ति आ जाती है, वो घंटों या यूं कहे एक दिन तक भी पानी में डूब कर रह सकते हैं। और उनकी स्पीड को तो कोई भी मैच नहीं कर सकता। वो बुलेट से भी ज्यादा स्पीड से भाग सकते हैं। और उनकी आंखों का कॉलर उनके गुस्सा होते वक्त फीनिक्स जैसी सुनहरी हो जाएगी। उनकी स्ट्रेंथ तो आम इंसान से 100 गुना ज्यादा होती है। वो सिर्फ आग से ही थोड़ा डरते हैं, बाकी किसी भी तरीके से उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। नियति उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने वो रात को आया नाकापोस का चेहरा और स्पीड फाइट सब घूम गया। उस लड़के की आंखें भी हल्की सुनहरी थी और उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी थी कि शायद वो खुद भी उसे फाइट में हरा ना पाए। वो इंसान तो उसे बस डोज कर रहा था, उसने नियति पर एक भी बार नहीं किया। क्या ये इंसान भी उन बच्चों में से एक हो सकता है? फिर नियति ने अपना सिर झटक दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आप सबकी मैसेज देखा अभी, पर मैंने तो चैनल पर आपको अपडेट दे दिया था। मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज भी मैं बहुत मुश्किल से लिख रही हूँ, सॉरी एवरीवन। 4 एक्सपेरिमेंट अमृत की आंसू। नियति उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने वो रात को आया नाकापोस का चेहरा और स्पीड फाइट सब घूम गया। उस लड़के की आंखें भी हल्की सुनहरी थी और उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी थी कि शायद वो खुद भी उसे फाइट में हरा ना पाए। वो इंसान तो उसे बस डोज कर रहा था, उसने नियति पर एक भी बार नहीं किया। क्या ये इंसान भी उन बच्चों में से एक हो सकता है? फिर नियति ने अपना सिर झटक दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आगे, अगर वो उन बच्चों में से एक होता तो भला वो उसके घर में क्यों आता, वो भी आधी रात को चोरी छुपे। अब तो नियति उस इंसान की वजह से और भी ज्यादा उलझ गई थी। खुशी बोली, ठीक है, हमें थोड़ा और कोशिश करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कुछ देर बाद वो लोग सिटी से दूर आ गए थे। उनकी कार एक जंगल के पास आ गई थी और फिर वो देखते देखते जंगल के अंदर गायब हो गए। नियति, सुमन और खुशी तीनों ने मास्क पहन लिया था। उनकी कार एक बड़े महल जैसे घर के सामने रुकी, जहां 2 छोटी बिल्डिंग भी थी, जो पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, जो बाहर की शोर और बाकी फ्रीक्वेंट को रोक रहा था। तीनों कार से उतरकर बाहर आ गए तो 200 से ज्यादा गार्ड्स लाइन में खड़े न्याय को ग्रिड करने लगे। नियति, सुमन और खुशी तीनों अंदर चले गए। अंदर भी जगह जगह बॉडीगार्ड थे जो उन्हें ग्रिड कर रहे थे। वो तीनों लिफ्ट के अंदर चले गए। थोड़ी देर में तीनों टॉप फ्लोर में पहुंच गए। नियति ने अंदर जाकर ग्लोब और अपना लैब कोट और चश्मा पहन लिया और उसने एक कंटेनर से एक स्टोर किया हुआ छोटी शीशी को निकाला। उसमें कुछ ब्लड सैंपल था। ये ब्लड सैंपल उसे 2 बच्चों से मिला था जो मर चुके थे, शायद उन्हें इसलिए किसी ने फेंक दिया था। नियति ने उन 2 बच्चों की हालत देखकर इस पर इन्वेस्टिगेशन किया था। उन दोनों बच्चों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी हालत देखकर किसी की रूह कांप जाए। नियति ने जब टेस्ट किया तब उसे पता चला कि वो बच्चे तो सिर्फ एक दिन पहले ही मरे हैं, पर उनकी बॉडी से उनका स्किन और मांस खून सब सड़ कर गलने था। और एक दिन में तो ऐसा नामुमकिन था जब तक कि किसी को एसिड से नहलाया ना जाए। पर उन बच्चों पर एसिड का कोई ट्रेस नहीं था। उनका खून भी अजीब तरह से इन्फेक्ट हो गया था। उनका खून थोड़ा थोड़ा काला पड़ गया था। नियति ने उनकी खून को स्टोर किया था और उसी मैटर में 15 दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। बाद में उसे पता चला कि ये किसी पागल साइंटिस्ट या फिर किसी छुपे हुए ऑर्गेनाइजेशन का गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट 22 साल पहले भी हुआ था, कुछ छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 3 से 10 सालों के बीच थी। ऐसे कुछ बच्चों को किडनैप किया गया था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये केस गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंजिंग केस था। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया था उन ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने की, पर जब तक वो पहुंचे तब तक कुछ भी बचा नहीं था। हजारों बच्चे मरे पड़े हुए थे। उनमें से कुछ बच्चे अनाथ थे तो कुछ गरीब घर के, जिनकी माँ बाप ने कंप्लेंट किया था। और आज तक वो सभी रॉ और स्पेशल एजेंट फोर्स टीम के लिए ये एक काला दाग था।
जो वो कितने भी कोशिश करके उन लोगों को पकड़ नहीं पाए। ऊपर से वो उन हजारों मासूम बच्चों को भी बचा नहीं पाए थे जिन पर एक्सपेरिमेंट हुआ था उनमें से कुछ बच्चे जिंदा था उस वक्त। इसलिए उन्हें आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया था बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। पर यहां पहुंचते ही उन सबका स्किन गलना शुरू हो गया और बच्चों ने वहीं दम तोड़ दिया, उनका खून भी काला हो गया था। जैसे किसी जानवर मरकर सड़ गया हो ऐसा लग रहा था। टीम ने बहुत कोशिश तो किया को उन ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ सके, पर वो उन्हें ढूंढ ही नहीं पाए, जैसे वो कहीं गायब ही हो गए। उसके बाद बच्चों की किडनैपिंग और ये एक्सपेरिमेंट कुछ भी बाहर नहीं आया और सालों बाद सीक्रेट तरीके से फिर से वही एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जा रहा था। और अभी तक इस बारे में गवर्नमेंट को पता नहीं है। इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही नियति को पता चला था कि 22 साल पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उनमें से 4 बच्चे बच गए थे और जिंदा भी थे। शायद उन पर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था और उन चारों ने उस ब्लड को अडॉप्ट कर लिया था, कर सर्वाइव कर गए थे। पर चारों बच्चे बहुत चालाक थे और वहां से भाग गए थे। उन्हें ढूंढने के लिए अब हर जगह लोग फैले हुए हैं और सीक्रेटली वो और भी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि अब पहले की जैसी सिचुएशन नहीं थी, मिनिस्ट्री और फोर्सेज हाई अलर्ट पर थी। अगर ज्यादा बच्चों को किडनैप किया गया तो फिर से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये सब सीक्रेट तरीके से किया जा रहा था और इस बार जितने बच्चों को उस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था उनमें से सिर्फ 12 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, बाकी सेकंड और बाकी फेज में होने वाला था। पर उससे पहले ही किसी ने उन बच्चों को बचा लिया। नियति जितना भी आगे पता करने की कोशिश कर रही थी, अभी तक पता नहीं कर पा रही थी। उसे सच में गुस्सा आता था जब कोई छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खेलता था तो वो अपनी एक्सपेरिमेंट में लग गई। वो इसकी हाई डोज में सरीन और एंटीडोट बनाना चाहती थी। अगर कल को ऐसा कोई केस आया और कोई जिंदा बच्चा उसे मिला तो वो उसे एंटीडोट देकर इस अजीब सी एक्सपेरिमेंट ब्लड को बॉडी की हेल्थी ब्लड सेल्स में मिलने से रोक सकती थी। बाद में वो उन ब्लड को निकाल सकती थी। 1 घंटे बाद उसने अपना मास्क, ग्लोब और कोट निकाल दिया और लैब से बाहर चली गई। बाहर सुमन और खुशी लैपटॉप में काम कर रहे थे। क्या हुआ, कुछ मिला तुम्हें उस खून से? खुशी ने नियति को देखकर पूछा तो नियति बिना भाव के बोली, नहीं, कितना मुझे पता चला उस हिसाब से ये ब्लड काफी अजीब है। इसमें जानवर और किसी पक्षी दोनों का खून है लग रहा है। जिनकी इम्यून सिस्टम और बॉडी थोड़ा स्ट्रोंग ना हो वो इस ब्लड को इंजेक्ट करते ही मर जाएंगे। उनका ब्लड पूरी तरह से इन्फेक्ट हो जाएगा। इस ब्लड में कुछ ऐसा है जो शायद सालों तक स्टोर किया जा सकता है, पर ये इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये उनके लिए एक जहर का काम करता है। उनकी स्किल और ब्लड सब इस ब्लड से इन्फेक्ट होकर सड़ने लगता है और उन 2 छोटे बच्चों के साथ भी वही हुआ था। और ये ब्लड भी अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इससे मैं आगे की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकती। मुझे उन चारों में से किसी को ढूंढना होगा। उनकी ब्लड से ही मुझे पता चल सकता है कि इसकी एंटीडोट बन सकता है या नहीं, और ये किस तरह का ब्लड लाइन है ये भी पता चल जाएगा। सुमन और खुशी ने भी हाँ में हिला दिया। उन्हें नियति की बातें ठीक लगी। पर हम उन चारों में से किसी को कहां से ढूंढेंगे? उन्हें तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी ढूंढ रहा है, वो भी उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाए। और क्या वो लोग ऐसे बाहर घूमते होंगे? क्या उन्हें अभी तक वो ढूंढ पाए हैं? सुमन की बातें सुनकर खुशी उसे ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई पागल हो। फिर बोली, क्या तुम्हें लगता है हमारी नियति कोई ऐसी लड़की है? जब वो मरते हुए लोगों को भी अपने स्किल से ठीक कर सकती है तो फिर इन चारों में से एक को ढूंढने में उससे भला क्या प्रॉब्लम होगी? खुशी ने भी कुछ सोचकर हाँ में सिर हिला दिया। वहीं शेखावत मेंशन में नियति को छोड़कर बाकी सब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे हुए थे। नियति नहीं है। मौका देखकर रूही कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, नियति कहाँ गई है जय भाई? क्या उसने आपको बताया है कि वो कहाँ जा रही है? जय ने उसकी सवाल पर मुंह बना लिया और बोला, वो इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन और रेसर और डायरेक्टर है, उसे बहुत काम रहते हैं, दूसरों की तरह फ्री नहीं बैठती है वो। उसने ये बात रूही और नेहा को ताना मारते हुए कहा था, पर दोनों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन लोगों को पता ही नहीं कि जय उनकी इंसल्ट कर रहा है। रूही फेक स्माइल करते हुए बोली, मुझे तो बस उसके लिए चिंता हो रही थी, इसलिए मैं पूछ रही थी। भाई आप गलत मत समझिए। वो ऐसे कह रही थी जैसे उसे कितना ही दुख हो रहा हो, जबकि सच में तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए नियति की कुछ देर के लिए बाहर रहना ही अच्छा था। नेहा और रूही ने दोनों एक दूसरे को देखा, फिर दोनों स्माइल करने लगे।
फिर रूही जय को देखकर बोली, भाई क्या हम भी आपके साथ कॉन्सर्ट में जा सकते हैं। रूही और नेहा दोनों ही वहां जाना चाहते थे, वहां बहुत सारे हाई स्टेटस के लोग आने वाले थे। सिर्फ इंडिया की जी नहीं बल्कि एशिया की टॉप बिजनेस फैमिलीज की बैचलर लड़के भी आने वाले थे। भले ही वो इंडिया में टॉप 5 में थे, पर अभी वो एशिया की बिजनेस सर्कल में टॉप 5 में नहीं थे। और रूही और नेहा को तो ऐसे ही किसी फैमिली की लड़के चाहिए थे। अगर वो लड़का रायजादा फैमिली, मित्तल फैमिली या एशिया की टॉप 5 में हो तो उन दोनों के लिए ही अच्छा था। तब वो नियति से आसानी से कम्पीट कर सकते थे। तभी जय उनके महंगे सपनों में पानी फेरते हुए डायरेक्ट बोला, नहीं भाई, आप क्यों मुझे साथ नहीं ले जा सकते? क्या इसलिए क्योंकि नियति आपकी फेवरेट सिस्टर है और मैं नहीं? वो बच्चों जैसी मुंह बनाकर बोली ताकि वो क्यूट लग सके। वो ये दिखा रही थी कि जय फेवरेट खेल रहा है। जय बिना भाव के बोला, ऑफ कोर्स वो मेरी फेवरेट है, जैसे तुम आपने दोनों भाई की फेवरेट हो, ठीक वैसे ही मेरी लिटिल सिस्टर मेरे लिए फेवरेट है। इतना कहकर उसने दादाजी और दादी माँ को देखा और बोला, मेरा हो गया। मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे तैयार भी होना है, आज मुझे सबसे हैंडसम दिखना है। ये सब वो अपनी दांत दिखाते हुए बोल रहा था। फिर वहां से भाग गया। उसकी हरकतें देखकर दादाजी और दादी माँ ने सिर हिला दिया। उसके जाने के बाद अमृत रूही को डांटते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ है रूही? तुम कब से इतनी जिद्दी हो गई हो? मैंने तुम्हें और नेहा से कहा था ना कि वो पास नियति की तरफ से जय के लिए था। तभी रूही रोते हुए बोली, भाई मैं तो बस अर्जित भाई की करियर के बारे में सोचकर वहां जाना चाहती थी। भाई की कॉन्ट्रैक्ट भी सभी कैंसिल हो गया है। मुझे लगा अगर हम वहां जाएंगे तो क्या पता वहां भाई को कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। वहां पर तो बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर आए होंगे ना। भाई को वहां एक अच्छा चांस मिल सकता था। ये सुनकर अर्जित बहुत इमोशनल हो गया कि उसकी छोटी बहन उसके बारे में इतना ज्यादा सोचती है। पर उसे क्या पता उसकी बहन वहां अमीर खानदान की लड़कों को इम्प्रेस करने जाना चाहती है। क्योंकि कॉन्सर्ट के बाद एक कपल डांस और गाला राउंड गेमिंग राउंड होता है और उसमें बहुत सारे बड़े घर के बच्चे भी मस्ती के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और अपने लिए पार्टनर भी वहीं ढूंढते हैं। और ये सेजमेंट तो रॉक बैंड में कई सालों से ऑर्गेनाइज किया जाता था। उनकी हर परफॉर्मेंस के बाद ऐसा ही राउंड होता था ताकि एलिट लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिले। और ये आइडिया वर्ल्ड वाइड कंपनी की तरफ से था और इसमें कार्स और बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते थे। तभी नेहा बोली, नियति इतनी बड़ी कंपनी चलाती है, क्या वो अर्जित भाई को कुछ प्रोजेक्ट नहीं दे सकती? पर अफसोस शायद वो ऐसा करना ही नहीं चाहती है। अर्जित को भी नेहा की बातें सही लग रही थी। अगर नियति उसे भाई मानती तो एटलीस्ट उसे एक चांस तो देती। उनकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ गुस्से में आ गए थे। बाकी सब उनकी बातें सुन रहे थे। विपुल जी और सीखा जी को भी नेहा की बातें अच्छी नहीं लगी। तभी अमृत की हंसने की आवाज सबको सुनाई दिया। सब अमृत की तरफ कंफ्यूजन से देखने लगे। तो अमृत बोला, सीरियसली नियति अर्जित को प्रोजेक्ट देगी? और ऐसा भला वो क्यों करेगी? अर्जित ने उसके लिए ऐसा क्या किया है जिस एहसान को चुकाने के लिए नियति उसे प्रोजेक्ट दे? फिर अर्जित को देखकर बोला, क्या तुम्हें ऐसा कोई इंसिडेंट याद है अर्जित, जब तुमने नियति से अच्छे से बात किया हो? क्या तुम्हें याद है कि तुमने कब उसे प्रायोरिटी दिया था? हम सब ने उसे दुख देने की सिवा आज तक किया ही क्या है जो तुम लोग उससे प्यार पाने की एक्सपेक्ट कर रहे हो? अमृत की आंखों से आंसू बह गया और सब अमृत को हैरानी से देख रहे थे। पछतावा, हाउ डेयर यू टच मी? और ऐसा भला वो क्यों करेगी? अर्जित ने उसके लिए ऐसा क्या किया है जिस एहसान को चुकाने के लिए नियति उसे प्रोजेक्ट दे? फिर अर्जित को देखकर बोला, क्या तुम्हें ऐसा कोई इंसिडेंट याद है अर्जित, जब तुमने नियति से अच्छे से बात किया हो? क्या तुम्हें याद है कि तुमने कब उसे प्रायोरिटी दिया था? हम सब ने उसे दुख देने की सिवा आज तक किया ही क्या है जो तुम लोग उससे प्यार पाने की एक्सपेक्ट कर रहे हो? अमृत की आंखों से आंसू बह गया और सब अमृत को हैरानी से देख रहे थे। अब आगे सब हैरानी और शौक होकर अमृत को देख रहे थे। वहीं रूही का चेहरा तो पीला पड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका भाई इस नियति को लेकर इतना क्यों सोच रहा है। वहीं अर्जित ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो बचपन की बातें सोचने लगा कि क्या सच में उसने कभी भी नियति को प्यार नहीं दिया है। उसकी आंखों के सामने कुछ इंसिडेंट घूमने लगे। जहां एक छोटी सी लड़की को की नियति थी, वो जल्दी से भागते हुए उसके रूम में आई। उसके हाथ में एक टेडी बियर था। वो जल्दी आकर अर्जित की बेड पर चढ़ गई। अर्जित, जिसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था, वो बेड पर लेटा हुआ था क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फीवर था। और इस वक्त घर में शिखा जी के अलावा कोई नहीं था। शिखा जी उसके लिए सूप बनाने के लिए गई हुई थी।
नियति को देखकर अर्जित ने अपना आईब्रो उचका दिया और बोला, क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ से जाओ, वरना तुम्हें भी फीवर हो जाएगा। उस वक्त अर्जित 8-9 साल का था। उसे नियति पर थोड़ा गुस्सा तो था, पर फिर भी थी तो वो उसकी बहन ही, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बोला। तभी नियति दुखी होते हुए बोली, भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं इसलिए आई हूँ, दादी माँ कहती थी अगर मैं किस करूंगी तो हमेशा उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मैं आपको भी किस करूंगी, देखना आप ठीक हो जाओगे। इतना कहकर उसने नीचे झुककर अर्जित की माथे पर किस कर लिया और हंसते हुए बोली, भाई आपकी ये सिर इतना गर्म क्यों है? इतना कहकर नियति अपनी छोटी छोटी हाथ को अर्जित की माथे पर रख दिया। वहीं अर्जित को नियति का उसकी फोरहेड पर किस करना बहुत अच्छा लगा था। अर्जित नर्म भाव से बोला, क्योंकि मुझे फीवर है और मेरा सिर दर्द हो रहा है इसलिए गर्म है। अब तुम यहाँ से जाओ वरना तुम्हें भी कल तक फीवर हो जाएगा। उसकी बात सुनकर नियति बोली, नहीं भाई मैं आपकी सिर दबा देती हूँ, और ये मेरी फेवरेट टेडी है जो मैं आपके लिए आई हूँ। जब मैं नहीं होंगी यहाँ तब ये टेडी है ना, इसका नाम स्वीटी है, ये आपका ख्याल रखेगी। इतना कहकर नियति अपनी छोटी छोटी हाथ से अर्जित की सिर को दबाने लगी। ना चाहते हुए भी सुकून से अर्जित की आंखें बंद हो गई। जब वो सोकर उठा तो नियति नहीं थी। वहीं रूही रोते हुए उसके पास आए और गले लगते हुए बोली, भाई नियति ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। तब अर्जित ने रूही को मनाना सही समझा और नियति को भूल गया। उसके बाद भी ऐसी कई इंसिडेंट थी जहां नियति उससे प्यार से बात करती थी और उसके पीछे पीछे भागती रहती थी, पर वो कभी नियति को प्यार नहीं दे पाया। ऐसे ही याद करते करते उसकी आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे भी पता नहीं चला। उसकी आंखों में आंसू देखकर अमृत बोला, मिल गया न तुम्हें जवाब कि क्यों नियति तुम्हें मुझे, रूही से और मोम डैड सबसे नफरत करती है। जब हम सबने ही उसे नफरत करने की वजह दिया है तो तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अर्जित ने अपनी आंसू को रोक लिया और बोला, मुझे पता है भाई हमारी गलती थी, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं भाई। अब जब सोच रहा हूं तो समझ आ रहा है कि नियति पहले से ऐसी नहीं थी, बल्कि हम सब ने मिलकर उसे ऐसा बना दिया है। पर भाई अब हम क्या करेंगे, वो हमें कोई चांस नहीं देगी। इतना कहकर अर्जित ने गहरी सांस लिया। वहीं विपुल जी आपने दोनों बेटों को देख रहे थे। उन्हें पता था अब पछताने के लिए बहुत देर हो गई है, फिर भी वो एक बार नियति के मुंह से डैड सुनना चाहते थे। डे से नियति उन्हें बचपन में बुलाया करती थी। वहीं रूही तो गुस्से और जलन से आग बबूला हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके दोनों भाई नियति नियति क्यों करने लगे हैं और इन्हें किस बात के लिए पछतावा हो रहा है। नियति को भला उसके मोम डैड और भाइयों का प्यार क्यों मिलना चाहिए था? नियति उसकी फैमिली में किसी की भी प्यार को डिजर्व नहीं करती थी। अमृत अर्जित की बात सुनकर हंसते हुए बोला, ये बात समझने में अब बहुत देर हो गई है, अब कोई फायदा नहीं है। उसने बचपन में हम सबको प्यार ही दिया था। वो ऐसी नहीं थी, अगर उससे कुछ गलती भी हुई होगी तो भी वो सिर्फ हम सबकी प्यार पाने के लिए ही किया होगा। ये हम सभी थे जो उसे समझ नहीं पाए, और हमने उसे प्यार देने की जगह उसकी नफरत और इनसिक्योरिटी को कम करने की जगह और भी बढ़ा दिया, और उसे समझाकर इस घर में रखने की जगह हमने 5 साल की बच्ची को हॉस्टल में छोड़ दिया। और डैड मोम हम भाई किसी ने ये भी जानने की कोशिश नहीं किया कि वो वहां कैसी होगी, जो उसके दिल में नफरत को और भी बढ़ा दिया। पर भाई इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप सबने तो बस उसे थोड़ा पनिशमेंट दिया था। मुझे भी नहीं पता था कि आप सबका मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार करने से नियति को इतना गुस्सा आएगा। क्या आपको लगता है कि ये सब मेरी गलती है? रूही ने आंसू भरी आंखों से अपनी होंठ को काटते हुए बोली। तभी विपुल जी बोले, यहाँ कोई भी तुम्हारी बात नहीं कर रहा है रूही। नियति को कभी प्यार नहीं मिला, तुम्हारे जितना ना सही पर तुम्हारे आधा भी उसे प्यार नहीं मिला। उनकी बात सुनकर रूही चुप हो गई। क्या अब उसके डैड और दोनों भाई को पछतावा हो रहा है कि क्यों उन लोगों ने उसे नियति से ज्यादा प्यार दिया? रूही को दिल ही दिल में नियति से नफरत हो रही थी। टेबल के नीचे से उसने अपनी मुठ्ठियां कस लिया। वो नियति के लिए अपने फैमिली की बढ़ती हुई प्यार को नहीं देख सकती थी। उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना नियति उससे उसकी सब कुछ छीन लेगी। आज तक बहुत किसी को नहीं पता कि शेखावत फैमिली में 2 बेटी है। सबको लगता है कि वो शेखावत फैमिली की इकलौती बेटी है, और वो हमेशा इस फैमिली की इकलौती प्रिंसेस और प्रायोरिटी ही बनकर रहना चाहती थी। तभी दादाजी दादी माँ और जय जो शांत होकर सुन रहे थे, उन्होंने मुंह बना लिया। दादी माँ बोली, चलो इस घर में किसी के अंदर तो थोड़ा दिमाग है, जो तुम समझ गए कि तुम सबने क्या खोया है।
आपने इस मोम की गुड़िया को संभालते संभालते तुम सब ने मेरी बच्ची को बहुत परेशान किया है। कांच को समेटने की चक्कर में तुम सबसे हीरा खो दिया है, जो अब तुम सबके पास कभी वापस नहीं आएगी। उनकी बात सुनकर विपुल जी, शिखा जी और दोनों भाइयों की आंखें नम हो गई। वहीं नीरज जी और सरिता जी चुप थे, वो कुछ भी नहीं बोले। वहीं दूसरी तरफ नियति की कार इस वक्त एक होटल में आकर रुकी। सुमन और खुशी घर चेक गए थे। जैसी ही वो कार से निकली, गार्ड्स ने उसे घेर लिया। तभी उसका असिस्टेंट रचित उसके पास आ गया और बोला, मेम फाइल को कॉपी कर लिया है, बस वो एक बार और देखना चाहते हैं और रॉय इंडस्ट्री के सीईओ आपकी इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर नियति ने भौहें चढ़ाकर बोली, पर अपॉइंटमेंट तो 2 घंटे बाद है ना रॉय इंडस्ट्री के साथ, तो यहाँ इतनी जल्दी कैसे? अंकल, रॉय अभी से क्यों इंतजार कर रहे हैं? रॉय इंडस्ट्री के साथ नियति ने कई बार डील किया था और मिस्टर रॉय उसे बेटी की तरह पसंद करते थे, इसलिए नियति भी उन्हें अंकल कहती थी। उसकी बात सुनकर रचित बोला, एक्चुअली वो इसी होटल में ठहरे हुए हैं और वो जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें लेट या जल्दी फर्क नहीं पड़ता, आप जब फ्री होंगे तो वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। ओह ओके, इतना कहकर नियति अंदर की तरफ चली गई। उसके पीछे सभी गार्ड्स और रचित भी चले गए। थोड़ी देर में वो एक प्राइवेट रूम में पहुंच गए। वहां कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने नियति को देखा, जल्दी से उन सबने खड़े होकर नियति को ग्रिट किया। भले ही नियति की फेस पर मास्क था, फिर भी वो बता सकते थे कि ये एक खूबसूरत टीनएज की लड़की है। पर बिजनेस वर्ल्ड में कोई इस छोटी सी लड़की से पंगा नहीं ले सकता था, वरना वो आपको रातों रात कहां गायब कर देगी किसी को नहीं पता। सबने फिर से प्रोजेक्ट और मार्जिन को ध्यान से देखा और हमेशा की तरह इस बार भी नियति पर ही फैसला छोड़ दिया। नियति जिसे चाहे पार्टनर बना सकती थी। नियति ने उन्हें देखा और हाथों में पेन घुमाते हुए बोली, आपको कल तक मेल मिल जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई तो सब समझ गए कि मिस निया ने किसी को ऑलरेडी अपने दिमाग में रखा है। नियति मिस्टर रॉय से मीटिंग करने अपने प्राइवेट रूम में चली गई, जो हमेशा यहां उसके लिए ही रहता था। मिस्टर रॉय भी मीटिंग रूम में थे। जैसे ही नियति एंटर हुई, मिस्टर रॉय जो लगभग 48 साल के थे वो खड़े हो गए और उनकी होंठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे को ग्रिट किया और चेयर पर बैठ गए। मिस्टर रॉय ने बहुत बार पहले भी नियति के साथ बिजनेस डील किया था। उन्हें ये बच्ची नियति बहुत ज्यादा पसंद थी, इतनी कम उम्र में भी इतना डिटरमाइंड और फोकस्ड और एक्सीलेंट बिजनेस स्किल के साथ नियति हर बार उन्हें हैरान कर देती थी। तो फिर ठीक है बेटा, हम यही मार्जिन रखते हैं, मिस्टर रॉय ने हंसते हुए कहा। नियति ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तो मिस्टर रॉय बोले, मेरा बेटा 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और उसके लिए हम एक पार्टी रख रहे हैं। तुम्हें कैसे भी करके पार्टी में आना होगा, मना मत करना, हमेशा की तरह। उनकी बात सुनकर नियति सोच में पड़ गई, फिर हाँ में सिर हिला दिया। पहले भी मिस्टर संभव रॉय ने उसे बहुत बार अपनी पार्टी में बुलाया था, पर वो नहीं जाती थी। एक बार तो उनकी वाइफ आंटी रॉय ने भी उसे बुलाया था, पर वो एब्रॉड में थी। पर इतनी बार मना करना बहुत ज्यादा रूड हो जाएगा, वो भी इतने अच्छे लोगों के लिए। थोड़ी देर बाद मिस्टर रॉय वहां से चले गए और नियति भी बाहर आ गई। बाहर रचित इंतजार कर रहा था। नियति आगे चली गई। तभी एक वेट्रेस जो शायद किसी रूम में ड्रिंक लेकर जा रही थी, उसकी पैर मुड़ गया तो सारा जूस छलक गया। सर थोड़ा सा जूस नियति की ड्रेस पर भी गिर गया। ये देखकर वो वेट्रेस बहुत डर गई। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वो जानती थी कि ये लड़की कितनी बड़ी हस्ती है। यहाँ हमेशा उसकी प्राइवेट रूम रहती थी और मीटिंग्स के लिए भी आती थी। यहाँ की मैनेजर और सभी स्टाफ भी इस लड़की को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। उसने सुना था ये लड़की बहुत बड़ी कंपनी की ओनर है, पर वो ऐसे आमने सामने उससे कभी नहीं मिली थी। पर रचित को देखकर वो जान जाती थी कि ये वही अमीर लड़की है। वो डरते हुए बार बार झुकते हुए बोली, सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे पता था कि अमीर घर की लड़कियां बहुत घमंडी होती थी। कल ही तो उसे एक अमीर घर की लड़की ने बस उसे गलती से छू देने की वजह से थापड़ मारा था, और यहाँ तो उसने इनकी इतनी महंगी ड्रेस को खराब कर दिया। तभी नियति बोली, इट्स ओके, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? फिर रचित को देखकर बोली, नीचे मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वो अपनी प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। रचित भी वहां से नीचे चला गया। वो लड़की भी वहां से चली गई। वो तो हैरान थी कि इतनी अमीर लड़की इतनी अच्छी और डाउन टू अर्थ भी हो सकती है। नियति आपने फोन में मेल चेक करते हुए रूम की तरफ जा रही थी।
तभी अचानक से एक रूम का दरवाजा ओपन हुआ और एक मजबूत हाथ ने नियति को रूम के अंदर खींच लिया। नियति ने उस हाथ को पकड़ लिया, पर तब तक वो रूम में थी। हाउ डेयर यू टच मी, नियति गुस्से से पलटते हुए बोली। क्योंकि रूम पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, हल्की लैंप की रोशनी में उस इंसान की सिर्फ सुनहरी आंखें दिखाती दे रही थी, जो नियति पर ही टिकी हुई थी। 6 प्रखर और नियति की किस। नियति आपने फोन में मेल चेक करते हुए रूम की तरफ जा रही थी। तभी अचानक से एक रूम का दरवाजा ओपन हुआ और एक मजबूत हाथ ने नियति को रूम के अंदर खींच लिया। नियति ने उस हाथ को पकड़ लिया, पर तब तक वो रूम में थी। हाउ डेयर यू टच मी, नियति गुस्से से पलटते हुए बोली। क्योंकि रूम पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, हल्की लैंप की रोशनी में उस इंसान की सिर्फ सुनहरी आंखें दिखाती दे रही थी, जो नियति पर ही टिकी हुई थी। अब आगे नियति चौंक गई। वो ये आंखें कैसे नहीं पहचान सकती थी? ये तो वही आंखें थी जो कल रात को उसके रूम में आया इंसान का था। हल्की ब्राउन और सुनहरी उसकी आंखें वो भूल नहीं सकती थी। तभी इंसान नियति के और करीब आ गया और गहरी आवाज में बोला, वो कौन था लिटिल बनी? उस इंसान ने नियति की बालों को थोड़े गुस्से से साइड झटकते हुए बोला। नियति कंफ्यूज थी, ये इंसान है कौन और उससे किसके बारे में ये पूछ रहा है? कौन, किसके बारे में बात कर रहे हो? नियति ने आंखें छोटी करके पूछा, पर तभी उसे समझ आया कि वो क्या पूछ रही है। भला ये इंसान कौन है जिससे ये सब कुछ एक्सप्लेन करे? अभी जो लड़का तुम्हारे साथ था बनी, वो कौन था? उस इंसान ने गुस्से से पूछा। उसकी हल्की सुनहरी आंखें और भी ज्यादा सुनहरी हो गई। और ये मैं आपको क्यों बताऊं? नियति उसकी आंखों में देखते हुए बोली। ये आंखें बहुत अजीब थी, किसी को आंखें रंग कैसे बदल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये इंसान सच में उन बच्चों में एक हो जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था? ये सोचकर उसकी होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। क्या होगा अगर आप इस इंसान की खून को लेकर टेस्ट करके देखें? शायद इसकी खून से एंटीडोट बनाने का तरीका मिल जाए। ईशानी ने अपने हाथ की स्लीव से एक निडल निकाला और बोली, हु आर यू? क्या तुम वो इंसान हो जो कल रात को मेरी रूम में आया था? इतना कहकर नियति ने एक स्विफ्ट मूव किया और अपने हाथ से एक पंच उस इंसान की तरफ मारा। तभी उस इंसान ने भी झटके से घूमकर उसकी हाथ को पकड़ लिया। नियति ने मौका देखकर उस निडल को उस इंसान के हाथ में चुभा दिया और फिर उसे स्लीव में रख दिया। वहीं उस इंसान को थोड़ा तो दर्द हुआ, पर पता नहीं चला। वो इतना तो समझ गया कि उसकी बनी ने उसके हाथ में कुछ तो अभी नीडल जैसा कुछ चुभाया था। उसने नियति पर अपनी ग्रिप को टाइट कर लिया और उसे घुमाकर बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब बेड के पास की लैंप की रोशनी में उस इंसान का चेहरा नियति को साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो चौंक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि प्रखर रायजादा था। इस स्टोरी का हीरो कम विलियन, क्योंकि उसे तो स्टोरी से भी प्रखर का कैरेक्टर कुछ समझ नहीं आया था और इरिटेट होकर उसने आगे की नियति की यादों को पढ़ना ही छोड़ दिया था। उसे नियति की दर्दनाक पास्ट को याद करने का कोई भी शौक नहीं था। लिटिल बनी, क्या तुम मुझे जहर देकर मारने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं और मरने के बाद भी फिर से वापस आने के लिए तैयार हूं। हाँ, नियति को आंखें छोटी हो गई। उसे प्रखर की बातें कुछ समझ नहीं आई। प्रखर ने उसे प्यार से देखा, फिर उसकी आंखें नॉर्मल गहरी ब्राउन हो गई। फिर उसकी नजर नियति की होंठों पर पड़ी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, चलो अपना कल का अधूरे किस को पूरा करते हैं लिटिल बनी। इतना कहकर उसने नियति की होंठों पर अपने होंठों को रख दिया। वहीं नियति तो फ्रिज हो गई। पिछली जिंदगी और इस जिंदगी को मिलाकर ये उसकी पहली किस थी। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया था जो उसे छूले, पर यह इंसान किसी भेड़िए की तरह उसे किस कर रहा था। गुस्से में नियति ने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर वो हैरान थी कि ये इंसान कितना स्ट्रोंग है, शायद उससे 2 गुना ज्यादा स्ट्रोंग। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उससे भी ज्यादा स्ट्रोंग कैसे हो सकता है? वहीं प्रखर तो इंटेंस तरीके से नियति की होंठों को चूमे जा रहा था। जैसे नियति की होंठों की सारी रस को आज ही पी लेना चाहता हो। उसका हाथ नियति की सीने पर चलने लगा था। नियति की बॉडी में तो जैसे सिहरन सी फैल रही थी। ये पहली बार था जो वो ये सब फील कर रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने ताकत लगाकर प्रखर को धक्का दे दिया। उसे तो अब सांस भी नहीं आ रही थी। जैसे ही प्रखर साइड हटा, वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। प्रखर का एक हाथ अभी भी नियति के सीने पर था। ये देखकर तो नियति का खून खौल गया। उसने झटके में प्रखर की हाथ को खुद की सीने से दूर झटक दिया और बेड पर बैठते हुए बोली, मिस्टर प्रखर रायजादा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या आप मरना चाहते हैं? आज तक किसी ने मुझे इस तरीके से छूने की हिम्मत नहीं किया है।
नियति जिसे में थी, उसने अपने कोट में से एक गन निकाला और सीधा प्रखर पर पॉइंट कर दिया। ये देखकर प्रखर की होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने नियति को हक कर लिया और बोला, अगर मुझे मरना है तो मैं तुम्हारी बाहों में मरना चाहूंगा लिटिल बनी। इतना कहकर वो धीरे धीरे नियति की येलोब और गर्दन पर चूमने लगा। नियति ने उसे धक्का दिया, खुद से दूर कर दिया। उसकी ये बेकार दिल उसे रोक रहा था, वो चाह कर भी प्रखर को चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। प्रखर ने उसे देखा और बोला, लिटिल बनी रेडी रहना, 14 दिन बाद तुम 18 साल की हो जाओगी। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा। तभी नियति का फोन रिंग करने लगा। प्रखर की भी नजर नियति की फोन की तरफ चली गई, जिस पर रचित नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखकर प्रखर की आंखें फिर से गुस्से से भर गई। उसकी आंखें सुनहरी दिखने लगी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। ठीक वैसे ही इस वक्त प्रखर नियति की फोन को देख रहा था। जैसे अभी फोन को तोड़ देगा। नियति ने कॉल रिसीव कर लिया तो प्रखर ने गुस्से से फोन को स्पीकर पर कर दिया। तभी उधर से आवाज आई, बॉस क्या कोई प्रॉब्लम है? आप अभी तक नीचे नहीं आए, हमें आज कंपनी भी जाना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम ऊपर जाए? उसकी बात सुनकर प्रखर की ठंडी आंखें थोड़ी बदल गई। क्या ये नियति का असिस्टेंट हो सकता है? उसे पता चला था कि उसकी लिटिल बनी ने इतने कम उम्र में एक फैशन ब्रांड एस्टेब्लिश किया था और वो शायद एक अच्छी डॉक्टर भी है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन करने से प्रखर के लोगों को कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि उसकी बनी की आइडेंटिटी शायद हाइड कर दिया था। नियति बेड से उठी और फोन की स्पीकर को ऑफ कर दिया और बोली, डोंट वरी, आई एम फाइन, वेट करो। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। एयर वहां से बाहर की तरफ अपनी ओवरकोट को ठीक करते हुए बढ़ गई। तभी प्रखर ने उसे पीछे से गले लगा लिया और बोला, बनी मुझे एंटीडोट तो बता कर जाओ। नियति की आंखें सर्द हो गई। वो प्रखर की हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो मुझे दोबारा मत छूना। प्रखर उसकी गोरी गर्दन को किस करते हुए बोला, तुम्हारे हाथों तो मुझे मौत भी मंजूर है। उसकी बातें सुनकर नियति की दिल में पहली बार कुछ हलचल हुई और अपनी इस दिल की अलग फीलिंग्स की वजह से उसे चिढ़ हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी गुस्से को दबाते हुए प्रखर को घूर कर देखा। फिर बाहर चली गई और बिना मुड़ते हुए बोली, डोंट वरी, मैंने कोई जहर नहीं दिया है, आप मरेंगे नहीं। उसकी वहां से जाने के बाद प्रखर ने गेट लॉक किया और सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठ गया और सीसीटीवी देखने लगा। नियति सीधा नीचे चली गई। पार्किंग एरिया में एक लड़के ने उसके लिए कार का डोर ओपन किया, जिसे थोड़ी देर पहले उसने सांस बनी के साथ देखा था। ये देखकर प्रखर की मुठिया गुस्से की वजह से कस गई, पर अगले ही पल वो थोड़ा नॉर्मल हो गया, क्योंकि रचित जाकर दूसरे कार में बैठ गया। प्रखर ने लैपटॉप रख और बोला, मेरी बनी को अगर सब कुछ याद है तो फिर वो मुझसे दूर दूर क्यों रहती है? क्या उस गलतफहमी की वजह से जो हमारे बीच थी? प्रखर ने आंखें बंद कर दिया तो उसकी आंखों के सामने कुछ मंजर घूम गया। एक लड़की जो आग में फंसी हुई चिल्ला रही थी और सामने खड़े इंसान को अंदर आने से मना कर रही थी, पर वो इंसान नहीं रुका, वो अंदर चला गया और उसके जाने के बाद जो बच्चा रूम के पास खड़ा ये देख रहा था, वो भी मम्मी डैड कहकर उस आग लगे हुए कमरे के अंदर चला गया। प्रखर की माथे से पसीनों की बूंदें उभर आया। उसकी आंखें सुनहरी हो गई, फिर पूरी तरह से लाल हो गई। जैसे कोई सच में भेड़िया हो। प्रखर ने अपनी मुठिया कस रखा था। वहीं नियति आपने ऑफिस चली गई थी। वो शाम के वक्त घर आए। जैसे ही वो अंदर हॉल में पहुंची, हॉल में सब बैठे हुए थे। वहीं नियति को देखते ही जय खुश हो गया और उसके पास जाते हुए बोला, लिटिल सिस्टर, तुम इतनी देर से क्यों आए? हमें आज कॉन्सर्ट में जाना है ना? जय की बात सुनकर नियति स्माइल करते हुए बोली, डोंट वरी भाई, जब तक हम नहीं जाएंगे कॉन्सर्ट स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, जय ने खुद को दिखाते हुए कहा। कैसा लग रहा हूँ? ये जैकेट उससे कल ही नियति ने डिजाइन करके दिया था, इसलिए आज वो उसे पहनकर सबके सामने शो ऑफ कर रहा था। और अब तक यानी दादाजी, दादी माँ, यहाँ तक कि बटलर रामू काका और कुछ सर्वेंट को भी पूछ लिया था कि वो इस जैकेट में कैसा लग रहा है। आपको सूट कर रहा है भाई, नियति हंसते हुए बोली। क्या उसका ये भाई थोड़ा बचकाना नहीं है? उसने उसकी टेस्ट के हिसाब से ही तो ट्रैकिंग सूट, रेसिंग सूट और सूट जैकेट बनाया था। नियति ऊपर रूम में चेंज करने के लिए चली गई तो जय सोफे पर बैठ गया और घमंड में सबको देखने लगा। वहीं उसकी हरकतें देखकर अमृत और अर्जित ने सिर हिला दिया। वो समझ पा रहे थे कि जय ये सब उन्हें ही दिखाने के लिए कह रहा है। जय दादाजी और दादी माँ को देखकर बोला, मेरी लिटिल सिस्टर कितनी प्यारी है ना? उसने मुझे और भी शर्ट और जैकेट गिफ्ट किया है।
को बहुत ही ज्यादा सुपरकूल लग रहा है, उसने कभी भी किसी और को इतने प्यार से गिफ्ट नहीं दिया होगा। दादाजी और दादी माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। उनकी होंठों पर स्माइल थी, वहीं बाकी सब जय को सिर हिलाकर देख रहे थे। अरिजीत बोला, जय सबको पता है कि नियति ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, इतनी बार कहने की जरूरत नहीं है। क्यों, मेरा मुंह मेरी मर्जी, मेरा जितनी बार मन करेगा मैं उतनी बार बोलूंगा, जैकी मुंह बनाकर बोला। तो अमृत ने अरिजीत को चुप रहने के लिए बोला। तभी नियति लिफ्ट से निकली। इस वक्त उसने एक ब्लैक जीन्स ब्राउन टॉप के साथ ब्राउन कॉलर का जैकेट डाला हुआ था। बालों को उसने पोनीटेल में बांध रखा था। बिना किसी मेकअप के भी उसकी फेस किसी हीरे की तरह चमक रहा था। नियति की आउटफिट उसे हमेशा एक क्लासी और एलिगेंट लुक देता था। उसकी खूबसूरती देखकर रूही और नेहा को जलन होना तो स्वाभाविक बात थी। विपुल जी और शिखा जी, अमृत, अरिजीत आज सब नियति को कुछ अलग इमोशन के साथ देख रहे थे। 7. विपुल जी की बातें, रूही का डर। तभी नियति लिफ्ट से निकली। इस वक्त उसने एक ब्लैक जीन्स ब्राउन टॉप के साथ ब्राउन कॉलर का जैकेट डाला हुआ था। बालों को उसने पोनीटेल में बांध रखा था। बिना किसी मेकअप के भी उसकी फेस किसी हीरे की तरह चमक रहा था। नियति की आउटफिट उसे हमेशा एक क्लासी और एलिगेंट लुक देता था। उसकी खूबसूरती देखकर रूही और नेहा को जलन होना तो स्वाभाविक बात थी। विपुल जी और शिखा जी, अमृत, अरिजीत आज सब नियति को कुछ अलग इमोशन के साथ देख रहे थे। अब आगे उन्हें नियति से माफी मांगने का मन था, उससे बात करने का मन था, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। जय नियति की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, वाओ लिटिल सिस्टर, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुपर कूल, और देखो तुम्हारी और मेरे जो जैकेट है उनका कॉलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सेम है। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ ये तो है, वरना हम भाई बहन कैसे लगेंगे सबको। नियति को हंसी आ रही थी, उसका ये भाई हमेशा बचकाना हरकतें ही करता है। हाँ ये तो है, जय नियति की बात को सुन नासमझी में बोला। फिर दोनों वहां से बाहर की तरफ चले गए, बाकी सब बस देखते रह गए। रूही और नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन दोनों का भी वहां जाने का मन था, पर अमृत को टिकट ही नहीं मिला, इसलिए वो जा नहीं पाए। उन दोनों ने सुना था कि आज एशिया की टॉप फैमिली के बच्चे, रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली के बच्चे भी वहां आने वाले हैं। सब देख पा रहे थे कि रूही और नेहा भी इस कॉन्सर्ट में जाने के लिए कितने एक्साइटेड थे। पर थोड़ा लेट हो गया था, अगर पहले होता तो शायद अमृत टिकट अरेंज करवा सकता था। अरिजीत उसकी सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बच्चा तुम इतनी दुखी क्यों हो? इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार जब कॉन्सर्ट होगा मैं कुछ दिन पहले से ही कनेक्शन यूज करके टिकट ले आऊंगा। उसकी बात सुनकर रूही उदास होकर बोली, पर भाई वो रॉक बैंड तो नियति की कंपनी की साइन किए स्टॉर्स है। अगर नियति ने ही टिकट देने से मना कर दिया तो आप कैसे टिकट ला सकते हो? उसकी बात सुनकर सबकी भौहें सिकुड़ गई। तभी विपुल जी बोले, रूही तुम क्या कहना चाहती हो? अगर टिकट होगा तो नियति अरिजीत को टिकट लेने से क्यों रोकेगी? रूही थोड़ा मायूस होकर बोली, वो नियति मुझसे नफरत करती है ना, शायद मेरा वहां जाना उसे पसंद ना आए, आज भी तो उसने हमें साथ लेने से मना कर दिया। उसकी बात सुनकर विपुल जी थोड़े ठंडे भाव से बोले, उसने तुम्हें लेने से मना किया क्योंकि वो सच में हम सबसे गुस्सा है और शायद नफरत भी करती है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुम्हारे पास टिकट होगा तो वो तुम्हें जाने से रोकेगी। उसने ऐसा तो नहीं कहा, अगर अमृत टिकट अरेंज कर देता तो तुम सब भी जा सकते थे, और वो भला क्यों तुम्हें आपने साथ ले जाती? क्या तुम्हें पहले से नहीं पता है कि नियति तुम्हें बहन नहीं मानती है? उनकी बात सुनकर सब थोड़ा हैरान थे, विपुल जी की आवाज इतनी ठंडी क्यों लग रही थी, पर रूही को ये महसूस ही नहीं हुआ। उसे तो ये फिर से विपुल जी की नजरों में नियति को नीचे गिराने का एक मौका लगा, इसलिए वो बोली, हाँ डैड मुझे पता है वो मुझसे नफरत करती है और मुझे बहन नहीं मानती है, पता नहीं वो क्यों मुझे पसंद नहीं करती है। उसकी बातें सुनकर विपुल जी की आंखें और भी छोटी हो गई। वो कोल्ड आवाज में बोले, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे क्यों नफरत करती है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता है रूही की नियति तुम्हें क्यों इतना नापसंद करती है? आपने डैड की कोल्ड आवाज सुनकर रूही उन्हें असमंजस में देखने लगी। उसके डैड कहना क्या चाहते हैं और वो क्या जवाब दे। फिर वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ डैड मुझे पता है आप, मोम और भाई मुझे उससे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझसे नफरत करती है, शायद उसे जलन हो रही होगी। उसकी बात सुनकर विपुल जी की होंठों पर कड़ी स्माइल आ गई। वो फीकी हंसी हंसते हुए बोले, तुम्हें किसने कहा कि हम सब तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए वो तुमसे नफरत करती है? हाँ हमने तुमसे ज्यादा प्यार किया, मुझे लगा रीना के जाने के बाद तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें केयर और प्यार की जरूरत है।
पर तुम्हें ज्यादा प्यार देते देते हम सब अपनी छोटी बेटी को थोड़ा सा प्यार देना भी भूल गए। शायद नियति के लिए हमारा थोड़ा सा प्यार भी उस वक्त काफी होता। कम से कम उसकी दिल में हमारे लिए इतनी नफरत तो नहीं होती। बचपन से तुम एक प्रिंसेस की तरह बड़ी हुई, पर नियति वो भी हमारी बेटी थी, पर हम सबको उसका ख्याल भी नहीं आया एक बार। तो क्या उसका हम सबसे और तुमसे नफरत करना गलत है रूही? आपने डैड की मुंह से आपने लिए आज प्रिंसेस की जगह अपना नाम रूही सुनकर रूही सच में हैरान थी। सालों से बचपन से उसके डैड, भाई, मोम सब उसे बच्चा या प्रिंसेस ही कहते थे। वहीं अमृत और अर्जित भी हैरान थे, पर आपने डैड की कही हुई हर बातें उन्हें सच लग रही थी, क्योंकि उन्हें भी सच कुछ याद था। क्या तुम सबको पता है, जब तुम रूही यहाँ किसी प्रिंसेस की तरह पली बढ़ी, तब नियति की स्कूल में उसे अनाथ के कर बुलाते थे। नियति हर दिन आपने डैड, मोम, भाई की आने का इंतजार करती थी, ताकि वो भी सबको दिखा सके कि उसकी भी फैमिली है। मोम, डैड, भाई बहन सब है, पर क्या हम में से कोई गया था उससे मिलने? तो फिर उसकी नफरत गलत कैसे हो सकती है? और रूही, नियति तो बचपन में भी तुमसे नफरत नहीं करती थी और ना ही तुमसे जलती थी। ये हम सभी थे जो तुम्हें लेकर ज्यादा ही इनसिक्योर और प्रोटेक्टिव थे। अगर उस वक्त में तुम्हारे बदले सिर्फ नियति को प्यार देता तो क्या तुम भी बड़ी होकर नफरत नहीं करती? और बचपन में नियति से ज्यादा मुझे लगता है तुम ही गलत थी। जब भी कोई चीज नियति के लिए आती थी, वो सभी चीज तुम्हें पसंद आ जाती थी। ऐसा क्यों? और सीखा भी तुम्हें रोते हुए देखकर सब दे देती थी। क्या नियति की चीजों पर तुम्हारा कोई हक था? जबकि मैं हर बार नियति से ज्यादा तुम्हारे लिए लाता था, ताकि तुम्हें कभी ये ना लगे कि मैं नियति को तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। पर लगता है वो मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी, और उस गलती की वजह से नियति हम सबसे इतनी दूर हो गई है। क्या इसमें तुम्हारी गलती नहीं है रूही? क्या तुम्हें नियति से जलन होती थी अपनी ही छोटी बहन से? और क्या उस दिन सच में नियति ने तुम्हें धक्का दिया था, या तुमने उस दिन झूठ बोला था रूही? विपुल जी की आवाज वक्त के साथ और भी ठंडी होती जा रही थी। वहीं रूही को तो अपनी कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वहीं सीखा जी भी आज चुप थी, आज वो कुछ नहीं बोल रही थी। उनके पास सरिता जी भी खड़ी थी। रूही को तो अब अंदर से डर लग रहा था, बचपन की बातें याद ना करना ही उसके लिए बेहतर था। बचपन में वो नियति से जलती थी, क्योंकि उससे लगता था उसके मोम, डैड अब उससे ज्यादा उसकी छोटी बहन से प्यार ना करने लग जाए, क्योंकि उसे किसी प्रिंसेस की तरह ही ये लोग रखते थे। और जब नियति पेट में थी, दादी माँ उसे सीखा जी के पास जाने से रोक देती थी। तब से उसे नियति से नफरत होने लगी थी, और वो हमेशा रोती रहती थी। और बाद में जब नियति हुई तो वो नियति की है छोटी बड़ी चीज जो उसके डैड, मोम, भाई लाते थे, सबको नियति से छीन लेती थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसका है। रूही डर से रोते हुए बोली, नहीं डैड, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मेरे मन में नियति के लिए कोई जेलेसी, कोई गलत इंटेंशन नहीं था। मैं बस कुछ देर के लिए नियति से खेलने के लिए मांग लेती थी। बाद में नियति उसे वापस लेने से मना कर देती थी। डैड, आप प्लीज प्रिंसेस को दोष मत दीजिए, इसमें हम सबकी भी गलती है। उस वक्त तो प्रिंसेस बच्ची थी ना, उसे नियति की खिलौने पसंद आ जाते थे। ये गलत था, पर अब के कर क्या फायदा हो सकता है? अर्जित आपने डैड की गुस्से को शांत करवाने के लिए बोला। तो विपुल जी बोले, उस वक्त रूही से छोटी तो नियति थी। क्या हम सब ने कभी नियति को समझने की कोशिश किया था? रूही तो फिर भी नियति से 3 साल बड़ी थी। और सच में अगर रूही तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, तो भी तुम नियति की दोषी हो। अगर तुम ये नहीं कहती कि नियति ने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया है, तो हम सब इतने अंधे होकर अपनी 5 साल की बच्ची को कभी हॉस्टल नहीं भेजते, और ना ही नियति के साथ इतना सब कुछ होता। फिर आह भरते हुए बोले, गलती तो मैंने सबसे ज्यादा किया है। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया कि भूल गया कि मेरी एक छोटी बेटी है जिसे मेरे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे पास तो प्यार करने के लिए इतने लोग थे, पर नियति, उसके पास प्यार करने के लिए माँ पापा के सिवा कोई नहीं था। अगर वो उस हॉस्टल में नहीं रहती, यहाँ पैम्पर होकर हमारे प्यार के बीच बड़ी होती, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारी बच्ची को बुली कर सके। और ना ही मेरी 12 साल की बच्ची को पुल में धकेलकर कोई मारने की कोशिश करता। उस दिन से हमने अपनी बच्ची को पूरी तरह से खो दिया, और इन सब की जिम्मेदार हम सब हैं। तो अब बताओ, क्यों नियति सबसे नफरत ना करे? क्या उसे प्यार करने की एक भी वजह दिया है हम सब ने? विपुल जी की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई थी। नियति का साथ क्या स्कूल में इतना बुरा होता था? अमृत और अर्जित यही सोच रहे थे कि उनकी घर की बेटी को सबने अनाथ कहा और बुली किया, मारने की कोशिश किया, पर वो कुछ नहीं कर पाए।
कैसे फैमिली कैसे भाई है वो, नियति ठीक कहती थी, वो नियति के भाई होने की काबिल नहीं है। नियति उन्हें सौतेला भी इसी वजह से कहती होगी, वैसे भी उन दोनों ने ऐसा भाई का कौन सा फर्ज निभाया है। अमृत की आंखों में हल्के आंसू थे, वहीं रूही तो जलन, नफरत और गुस्से से जल रही थी। क्यों उसके मोम डैड भाई अब नियति के बारे में सोचने लगे हैं। वो ऐसा क्या करे कि फिर से सब उसकी तरफ हो जाए। तभी एक आवाज आई, अब समझ कर क्या फायदा, बहुत देर हो गई है तुम लोगों को मेरी बच्ची को समझने में। जब वो इतनी मासूम बच्ची थी तब तुम लोगों ने उसे कितना टॉर्चर किया। ये आवाज दादी माँ की थी जो अंदर आते हुए उनकी बातों को सुन लिया था। अच्छा हुआ जो हमारी बच्ची हॉस्टल में रही, कम से कम सेफ तो थी। इतनी स्ट्रोंग भी बनी और जो चाहा उसने वो सब कुछ हासिल किया। अगर यहाँ तुम सबके बीच रहती तो पता नहीं तुम्हारी ये घटिया चालबाज बेटी उसके खिलाफ क्या करती। दादाजी भी अंदर आते हुए बोले। सबका सिर शर्म से नीचे झुक गया। वहीं नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रूही को कैसे संभाले, क्योंकि रूही रो रही थी। और इस बार ये कोई झूठा आंसू नहीं था, इस बार वो सबकी बातों को सुनकर सच में रो रही थी। डर, घबराहट और बुरा भी लग रहा था उसे। वहीं दूसरी तरफ जय और नियति अब तक कॉन्सर्ट की जगह पर पहुंच गए थे। वहां इतना भीड़ था कि लोगों को आने जाने का भी रास्ता नहीं बचा था। लिटिल सिस्टर, ये इतने भीड़ में हम सब कैसे जाएंगे अंदर। नियति ने कार को दूसरी साइड टर्न कर दिया और बोली, रिलैक्स, यहाँ 2 एंट्री गेट, वो दूसरा एंट्री गेट सिर्फ हमारे ग्रुप मेंबर के लिए है। नियति ने दूसरे एंट्री गेट के पास कार पार्क किया। वहां पर सिर्फ कुछ ही लोग ही जा रहे थे। उनमें से कुछ वर्ल्ड वाइड की स्टार के मैनेजर, असिस्टेंट ही थे और कुछ वीवीआईपी लोग जो दुनिया में टॉप में आते थे वो भी इस गेट से जा सकते थे। तभी एक कार भी वहां आकर रुकी और उस कार से एक हैंडसम लड़का निकला और दूसरी तरफ से एक बहुत खूबसूरत लड़की उतरी। फिर पीछे से एक और लड़का निकला। तीनों भी नियति और जय के पीछे एंट्री गेट की तरफ बढ़ गए। तभी वहां 2 और कार आकर रुकी और उसमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां बाहर निकली और आगे चलते गए। उन चारों लोगों में से एक लड़की बोली, भाई देखो, क्या वो संजीत नहीं है। हाँ, संजीत ही है। फिर वो चारों भी आगे एंट्री गेट पर खड़े तीनों के पास चले गए। सबसे आगे नियति और जय थे। सब उन्हें देख रहे थे क्योंकि उन लोगों ने कभी हाई सोसाइटी में इन दोनों लड़के लड़की मतलब नियति और जय को नहीं देखा था। तभी सामने खड़े गार्ड्स ने जैसे ही नियति को देखा सब उसे ग्रिट करने लगे। हैरानी, समुंदर में मछलियों को खाने के लिए फेंक दिया। तभी वहां 2 और कार आकर रुकी और उसमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां बाहर निकली और आगे चलते गए। उन चारों लोगों में से एक लड़की बोली, भाई देखो, क्या वो संजीत नहीं है। हाँ, संजीत ही है। फिर वो चारों भी आगे एंट्री गेट पर खड़े तीनों के पास चले गए। सबसे आगे नियति और जय थे। सब उन्हें देख रहे थे क्योंकि उन लोगों ने कभी हाई सोसाइटी में इन दोनों लड़के लड़की मतलब नियति और जय को नहीं देखा था। तभी सामने खड़े गार्ड्स ने जैसे ही नियति को देखा सब उसे ग्रिट करने लगे। अब आगे वहीं उन सभी गार्ड्स को उस छोटी लड़की को ग्रिट करते देख वो सब बहुत हैरान थे। तो ये लोग कोई और नहीं, रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली से थे, जो एशिया की नंबर 1 और नंबर 2 पर सालों से बने हुए हैं। संजीत आज ही वापस आया था बाहर से और स्वाभिमान और प्राची की कहने पर वो यहाँ आया था, वरना उसे इन कॉन्सर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था। वहीं उनके पीछे जो 4 लोग आए थे वो चारों मित्तल फैमिली से थे। मित्तल फैमिली का बड़ा बेटा यश और संजीत भी बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने सिक्योरिटी पर्पस की वजह से वीवीआईपी टिकट लिया था ताकि वो भीड़ में ना बैठे। वैसे भी उनकी फैमिली की बहुत सारे दुश्मन थे जो उन्हें हर पल निशाना बनाने के लिए तैयार बैठे रहते थे। यश मित्तल फैमिली का बड़ा बेटा, उम्र 25 साल, दिखने में ये किसी टॉप मॉडल से कम नहीं है। उनके पास खड़ी थी राशि मित्तल, उनकी इकलौती बहन, उम्र 21 साल, दिखने के बहुत खूबसूरत और साफ दिल की। अगम मित्तल, ये मित्तल फैमिली का छोटा बेटा है। यश और राशि के चाचा चाची का बेटा, उम्र 22 साल। ये भी अपने भाई यश की तरह दिखने में बहुत हैंडसम है। उनके पास खड़ी थी उनकी बुआ की बेटी रुचिका मित्तल, उम्र 22 साल। अपनी बुआ जी की मौत के बाद मित्तल फैमिली ने उसे गोद ले लिया था और अभी रुचिका ने ही आपने यश भाई को संजीत के बारे में पूछा था। वहीं दूसरे तरफ खड़े गार्ड्स भी नियति को ग्रिट कर रहे थे। जय को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो सच में कोई सेलिब्रिटी हो। जय ने जल्दी से अपने पॉकेट से कार्ड निकालकर शो ऑफ के लिए हाथ में पकड़ लिया। जिस कार्ड को उसे निक ने कल दिया था, वहीं उस कार्ड को उसके हाथ में देखकर तो सब हैरान हो गए। नियति अंदर चली गई। तभी वहां पर 2 लोग बाहर आए और रिस्पेक्टफुली नियति के सामने झुक गए। बॉस आप आ गई। निक और बाकी सब कब से आपकी आने का इंतजार कर रहे हैं।
ये दोनों निक की रॉक बैंड टीम की मैनेजर थी, इन्हें नियति ने ही उनके लिए अपॉइंट किया था। जब उन लोगों ने पहले कंपनी में साइन किया था, नियति ने ही उन पर रिसोर्सेज लगाया था, क्योंकि वो जानती थी निक का जो बैंड है वो बहुत आगे जा, क्योंकि वो उन सबके अंदर टैलेंट देख सकती थी। नियति हमेशा पोटेंशियल और स्किल को ही इम्पोर्टेंस देती थी। नियति ने बस सिर हिला दिया और आगे चली गई। आज वहां सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे गार्ड थे और नियति जहां जहां जा रही थी सभी गार्ड्स उसे झुककर ग्रिट कर रहे थे। वहीं गेट के पास खड़े 6 लोग इस वक्त बहुत हैरान थे। रुचिका बोली, आखिर ये लड़की कौन है और यहाँ उसकी इतनी इन्फ्लुएंस क्यों है? ये गार्ड्स तो हमारे आगे भी नहीं झुकेंगे, तो फिर इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है? तभी अगम बोला, तुम सबने देखा नहीं कि उस लड़के के हाथ में जो कार्ड था वो तो बैंड की स्पेशल गेस्ट का था, और उस छोटी सी लड़की के आज झुककर सब उसे बॉस भी कह रहे थे। ये जरूर किसी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड से या फिर वर्ल्ड वाइड कंपनी की ओनर के साथ किसी तरह जुड़ी होगी। तभी स्वाभिमान आपने दिल पर हाथ रख के बोला, हाय वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखें तो कत्ल करने को तैयार थी। उसकी इस फ्लर्ट बातों में अगम भी शामिल हो गया। दोनों ही अच्छे दोस्त थे। देखा जाए तो मित्तल फैमिली और रायजादा फैमिली के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है सालों से। अगम स्वाभिमान के कंधे पर हाथ रख के बोला, हाँ यार, उसकी वो नसीली ब्लू आंखें मेरा दिल चुरा कर ले गई। तभी प्राची उन दोनों को देखकर बोली, पर उसने तो मास्क पहना हुआ था, फिर तुम दोनों ने उसे कैसे देखा? उसकी बात सुनकर अगम बोला, तो क्या हुआ अगर उसने मास्क पहना हुआ था तो? मुझे तो उसकी आंखों से ही प्यार हो गया, अगम हंसते हुए बोला। तो स्वाभिमान बोला, चुप करो, वो तुम्हारी भाभी है, वो सिर्फ मेरी है। दोनों ऐसे बहस कर रहे थे जैसे नियति सच में उनकी हो। अगर यहाँ पर प्रखर होता तो जरूर उन दोनों को ही यहाँ उल्टा लटका देता और दोनों यहीं पर उल्टे लटके हुए कॉन्सर्ट एंजॉय करते। संजीत और यश ने तो लाचारी में सिर हिला दिया, ये दोनों पता नहीं कब सुधरेंगे। वहीं वो गार्ड्स जो अब तक उनका वीवीआईपी टिकट पास चेक कर चुके थे, वो तो स्वाभिमान और अगम की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई उनकी बॉस के बारे में ऐसा सपने देखने की? ये उनकी बॉस के लायक भी है क्या? एक कम एज का गार्ड मुंह बनाकर बोला, ये हमारी बॉस को गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहे हैं। अगर हमारी बॉस को पता चला तो इनकी हड्डियां तोड़ देगी, नहीं तो जैसे पिछले साल उस छिछोरे लड़के के साथ किया था वही करेगी। उसकी बातें सुनकर बाकी की गार्ड्स को भी हंसी आ गई। वहीं उसकी बातें बाकी सबने भी सुन लिया था। संजीत और यश तो सोच रहे थे, क्या सच में वो छोटी सी लड़की इतनी बोल्ड और डेंजरस है? वहीं प्राची और राशि को तो हंसी आ गई। वो धीरे से अगम और स्वाभिमान को बोली, जाओ जाओ उसके पास, फिर वो तुम दोनों की हड्डियां तोड़ देगी। वहीं अगम और स्वाभिमान ने तो मुंह बना लिया। अगम सीधा उस गार्ड के पास चला गया और पूछा, भाई प्लीज बताओ ना, हमारी होने वाली अभी तक ना हुई गर्लफ्रेंड ने पिछले साल क्या किया था उन लड़कों के साथ? स्वाभिमान भी उसके पास जाकर बोला, हाँ बोलो, मैं तो सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उनकी बातें सुनकर उस गार्ड की आंखें छोटी हो गई। फिर वो डेविल स्माइल करके बोला, पिछले साल 2 लड़कों ने हमारी बॉस को उनकी गर्लफ्रेंड बनने का और उसके साथ रात बिताने का ऑफर दिया था। बॉस ने उन दोनों को मारकर उन्हें समुद्र में मछलियों के खाने के लिए फेंक दिया। और भी ऐसे कई सारे छिछोरे हैं तुम लोगों की तरह जो मरने आ जाते हैं। हमारी बॉस के पास बहुत सारे जानवर हैं, उन सबका खाना बन जाते हैं वो लोग। तभी उस गार्ड के सिर पर किसी ने मारा तो उस गार्ड ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। उसे समझ आ गया कि उसने इन अनजान लोगों के सामने अपनी बॉस के बारे में कुछ गलत बोल दिया। वो धीरे से अपने मुंह से हाथ हटाकर हकलाते हुए बोला, क्या बॉस मुझे जिंदा रहने देगी? कहीं मुझे उस मगरमच्छ के सामने तो नहीं फेंक देगी ना? तभी स्वाभिमान चमकती हुई आंखों से उसे देखते हुए बोला, वह मुझे ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी, जो बिल्कुल एक डेविल क्वीन हो, ताकि वो हमेशा मेरी रक्षा कर सके, खास करके मेरे उस राक्षस भाई से। कुछ और बताओ ना गार्ड भाई, प्लीज एटलीस्ट मेरी ब्लू आई का नाम ही बता दो, या फिर उसकी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वही दे दो। पर अब वो गार्ड अपने मुंह पर हाथ रख के नाम में सिर हिला रहा था, अब वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी पीछे से एक और गार्ड आकर बोली, आप सब अब अंदर जा सकते हैं। इतना सुनकर संजीत और यश ने स्वाभिमान और अगम को पकड़ा और जबरदस्ती अंदर ले गए। उनका सिक्योरिटी चेक कब से हो गया था, बस इन दोनों बेवकूफों की वजह से वो सब वहां खड़े थे। प्राची, राशि और रुचिका उन तीनों के पीछे चली गई। रुचिका तो बस संजीत को देखते हुए जा रही थी। वो संजीत से प्यार करती थी, पर संजीत को अपने प्यार के बारे में बताने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वहीं जय और नियति निक और बाकी सब से मिलने के लिए चले गए थे। जय बैठकर स्नैक्स एंजॉय कर रहा था, उसे तो ये स्टार वाली ट्रीटमेंट अब बहुत पसंद आ रहा था।
उसकी आदत भी ही रही थी स्ट्रीटमेंट की। उसकी बहन के साथ वो जहां भी जाता है हर जगह उसे सेलिब्रिटी की तरह ही लगता था। अब तो आसपास खड़ी स्टॉर्स भी उससे नंबर मांग रही थी। जय तो बड़े एटीट्यूड में था, जैसे वो कहीं का बादशाह हो। थोड़ी देर बाद निक, एमी, एलेक्स, सैम और रीटा पांचों बाहर आ गए। सबने चेंज कर लिया था। निक नियति से बोला, न्यू तुम मैनेजर के साथ वीवीआईपी एरिया में होगी ना? नियति ने हाँ में सिर हिला दिया तो सब एक साथ बोले, आज तुम्हें लास्ट तक रहना ही पड़ेगा। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया तो सब वहां से नियति और जय को देखकर चले गए। वो पांचों ही नियति से 3-4 साल बड़े थे, पर वो नियति को दोस्त ही मानते थे। एलेक्स नियति को छोटी बहन की तरह मानता था। जब पहली बार वो सब नियति से मिले थे वर्ल्ड वाइड की सीईओ की तौर पर, वो सब हद से ज्यादा हैरान थे कि उनसे भी इतनी छोटी लड़की इतनी बड़ी कंपनी को संभाल रही है। फिर जब नियति ने उनके लिए एक सॉन्ग कंपोज किया तो वो उसकी टैलेंट से हैरान और इम्प्रेस दोनों थे। फिर वो सब जबरदस्ती नियति की गले पड़कर दोस्त बन गए। नियति और जय मैनेजर के साथ वीवीआईपी एरिया के चले गए। अभी फास्ट सेगमेंट था। निक और एमी सॉन्ग गा रहे थे। एलेक्स, सैम और रीटा तीनों इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे और कभी कभी लिरिक्स भी गा रहे थे। वहीं वीवीआईपी की एक रो में संजीत, यश, प्राची, राशि, रुचिका, स्वाभिमान और अगम बैठे हुए थे। तभी अगम की नजर अंदर आ रही नियति और जय पर गया। वो खुशी से बोला, देखो वो रही मेरी परी। उसकी बात सुनकर स्वाभिमान भी उसकी तरफ देखने लगा। वहीं वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ गिने चुने लोग ही थे। बस बाहर ही शोर ज्यादा रहा था। नॉर्मल ऑडियंस की रो में बैठे फैंस निक और रॉक बैंड का नाम चिल्ला रहे थे और अपने हाथ में लिए उनकी नेम स्टिक को लेकर वेव कर रहे थे। नियति को देखकर स्वाभिमान और अगम डे से रिएक्ट कर रहे थे। संजीत और बाकी सब भी नियति की तरफ एक बार देखने लगे। वहीं नियति और जय दूसरी रो में बैठ गए। वहीं तभी निक और बाकी सब ने भी वीवीआईपी एरिया की तरफ देखा। नियति को देखकर उनकी होंठों पर स्माइल आ गई। क्या अभी निक और बाकी सब ने वीवीआईपी एरिया की तरफ देखकर स्माइल किया? हाँ, मुझे भी यही लगा। कौन है वो जिसे सबने देखकर स्माइल किया? हाय, वो कितना लकी होगा। सब वीवीआईपी एरिया की तरफ देखा, वहां कुछ ही लोग थे, पर अब तक निक और बाकी सब ऑडियंस की तरफ देखने लगे थे, इसलिए कोई समझ नहीं पाया कि निक ने किसे देखकर स्माइल किया। पर वीवीआईपी एरिया में संजीत, यश और बाकी चारों ने इसे अच्छे से देखा कि अन पांचों बैंड मेंबर्स ने उस लड़की की तरफ देखकर स्माइल किया जिसे स्वाभिमान और अगम गर्लफ्रेंड बनाने की सपने देख रहे हैं। क्या अभी उन सब ने मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड को देखकर स्माइल किया? स्वाभिमान ने आंखें सिकोड़ते हुए बोला। तो संजीत बोला, चुप करो, ये क्या गर्लफ्रेंड लगा रखा है? हो सकता है वो लड़की उन पांचों की दोस्त हो। तभी जय ने अपने हाथ में पकड़ा स्नैक्स खिलाने के लिए बेख्याली में नियति की मास्क को हटा दिया। नियति की मास्क हटते ही नियति की खूबसूरत चेहरा देखकर सबका मुंह खुला रह गया। नियति की खूबसूरती आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। इस वक्त लाइट में वो और भी चमक रही थी। उसकी गहरी ब्लू आंखें सबको मदहोश कर रही थी। उसकी हॉट शेप रेड चेरी जैसे होंठ और उसके नीचे का काला तिल उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। वो इस वक्त आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। संजीत और यश भी उस लड़की की खूबसूरती देखकर अपनी जगह पर जम गए थे। उन दोनों ने भी आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। फिल्म इंडस्ट्री में भी इतनी खूबसूरत नेचुरल चेहरा कहीं नहीं होगा। अगर ये चेहरे के साथ इस लड़की ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया तो सारी एक्ट्रेस की काम बंद हो जाएगी। यहाँ तक कि लड़कियां भी नियति की खूबसूरती में खो गई थी। प्राची, राशि और रुचिका भी उस लड़की की खूबसूरती देखकर दंग थे। वहीं नॉर्मल ऑडियंस जिनकी आंखें वीवीआईपी एरिया में थी, वो भी दूर से नियति की खूबसूरती को देखकर हैरान थे। वहीं नियति स्नैक्स खा लिया, फिर से मास्क पहन लिया। वहीं अब जब जय ने चारों ओर देखा तो सबको नियति की तरफ देखता पाकर वो समझ गया कि उसे अपनी बहन की मास्क उतारनी नहीं चाहिए थी। उसकी बहन की खूबसूरती की वजह से कहीं सब उसके पीछे ही ना पड़ जाए। ये सोचकर उसने जल्दी से सबको गुस्से से घूर कर देखा। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। टेक केयर गाइस।